बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी बैलेंस्ड डाइट पे, लाइफस्टाइल के बारे में। होता ये है कि हर इंसान जो है वो इसी टेंशन में होता है कि भाई हमने अपने वेट को मैनेज करना है। बहुत से लोग वज़न कम करना चाहते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो वेट गेन भी करना चाहते हैं। मैं रिसेंटली देख रही हूँ कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमें तो वज़न चढ़ता ही नहीं है, हमने 10-15 पाउंड या 10 पाउंड चढ़ाने हैं ताकि थोड़ा हेल्दियर लगें, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा। आज मैंने सोचा कि हम अपने शो का एक हिस्सा जो है डेडिकेट करेंगे लाइफस्टाइल की तरफ। देखिए, जब हम डाइटिंग की बात करते हैं ना कि ये वाली डाइट और वो वाली डाइट, देखिए सीजन्स की डाइट तो समझ आती है कि भाई विंटर डाइट क्या होनी चाहिए, समर में हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, क्या खुराक लेनी चाहिए, इस हद तक तो बात की समझ आती है। लेकिन हर इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि वो प्रोटीन भी ले, जिसमें गोश्त, मुर्गी, मछली, मटन, बीफ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, चिकन वगैरह आ जाता है। अच्छा, उसके अंदर ऑफ कोर्स अंडे भी आ जाते हैं। एक तरफ तो हो गया प्रोटीन। जब हम बात करते हैं उसके अगले एलिमेंट की, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अक्सर लोग जो है कार्ब्स अपनी डाइट से निकाल देते हैं, लेकिन खैर इस पर हम आगे बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स में आपके ग्रेन्स आ गई, दालें आ गई, आपके चावल आ गए, रोटी आ गई, इस किस्म की चीज़ें आ गई। फिर हम बात करते हैं फ़ैट की, जिसमें ऑब्वियसली तेल, देसी घी, मक्खन, इस किस्म की चीज़ें आ गई। फिर वाइटामिन्स और मिनरल्स की भी हमें ज़रूरत होती है इसके साथ साथ, जिसके अंदर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स भी हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स भी हैं। देखिए, ह्यूमन बॉडी जितनी कॉम्प्लिकेटेड है, इंसानी जिस्म जितना कॉम्प्लिकेटेड है, उतनी ही कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ें हम खाते पीते हैं। वो कहते हैं ना, यू आर वॉट यू ईट। देन पानी की भी हमारे जिस्म को ज़रूरत है। जब हम इन सब चीज़ों को एक बैलेंस्ड अंदाज में अपनी बॉडी में डालते हैं तो तब ही हम एक हेल्दी लाइफ की तरफ जाते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स आए और गए, जैसे कि फ़ैट फ्री डाइट है कि भाई आपने बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए, तेल भी आपके जिस्म की ज़रूरत है, मतलब फ़ैट भी आपके जिस्म की ज़रूरत है। अब आप कौन सा वाला फ़ैट यूज़ करते हैं? आप कोकोनट ऑयल, देसी घी, देसी मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप प्रोसेस चीज़ें इस्तेमाल करें, फ़र्क वहाँ पे आ जाता है। उसी तरह बहुत से लोगों ने कार्ब फ्री डाइट शुरू कर दी कि भाई सिर्फ फ़ैट खाना है, जितना मर्जी आप फ़ैट डालें, कीटो डाइट जो होती है, और आप फ़ैट ज़्यादा खाएं, फिर उसके बाद आपकी अगली मिकदार होनी चाहिए प्रोटीन की, गोश्त वगैरह खा लें और कम मिकदार में खाएं, और मतलब कॉफ़ी भी बनानी है तो उसमें भी ऑयल डाल के, MCT ऑयल डाल के करें। व्यूअर्स, किसी भी मेजर फूड ग्रुप को जब आप अपनी डाइट में से निकाल देते हैं तो आप एक अनहेल्दी ज़िंदगी की तरफ चले जाते हैं। और ज़ाहिर ही, जब आप कोई भी एक मेजर चीज़ निकालेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो उसकी रिएक्शन में वज़न तो कम करेगी, लेकिन एक पॉइंट आता है कि जब आप अपना वेट कम कर लेते हैं और आप अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आना चाहते हैं, और उस वक्त जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो आपको डबल या ट्रिपल वेट चढ़ाती है। डाइट्स की तरफ जाने से बेहतर है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अगर आप हफ्ते में 5 दफ़ा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं तो 5 दफ़ा फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करने के बजाय आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि वंस अ वीक एक ट्रीट के तौर पे आप फ़ास्ट फूड खाएं। और जो फ़ास्ट फूड की चीज़ें आप बाहर से लेते हैं उनको अगर आप घर में बनाना शुरू कर लें और एक हेल्दी अंदाज में बनाना शुरू कर दें। फ्रेंच फ्राइज़ को या चिप्स को डीप फ्राई करना ज़रूरी नहीं होता। आप चिप्स जो हैं काट के उनको अच्छी तरह साफ़ सूफ करके उनको एयर फ्रायर में भी तैयार कर सकते हैं, उनको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को घी के अंदर फ्राई करके ही आप इस्तेमाल करें। कभी कभार हर इंसान का जी चाहता है समोसे खाएं, पकौड़े खाएं, लेकिन अगर हर रोज़ शाम को चाय के टाइम पे एक आपका समोसे, पकौड़े, जलेबियां, इस किस्म के मामला चल रहे हैं, इसीलिए तो होता है कि कुछ ऐसे वक्त होते हैं जैसे कि रमज़ान मुबारक जब होता है तो हर इंसान जो है समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, इस तरह की चीज़ें हर रोज़ खा रहे होते हैं। रोज़े तो 30 के 30 रखे होते हैं, लेकिन वज़न नहीं कम होता बल्कि बढ़ जाता है। तो हम कोई भी चीज़ एक्सेस में बहुत ज़्यादा अपने सिस्टम में डालेंगे उसका भी नुकसान है, और अगर किसी चीज़ को पूरी तरीके से गायब कर देंगे तो वो भी प्रॉब्लम है। एक हेल्दी ज़िंदगी की तरफ जाना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर हम ये साइंस समझ लें कि कौन सी चीज़ हमें सूट करती है, कौन सी चीज़ हमें सूट नहीं करती। अब कुछ लोग हैं जिनको एलर्जी होती है या जिनका जिस्म हज़म नहीं कर पाता कुछ चीज़ों को, जैसे कि मैं दूध फॉर एग्ज़ाम्पल पी लूँ, डायरेक्ट एक ग्लास दूध पी लूँ या मिल्क शेक पी लूँ तो मेरा पेट ख़राब हो जाता है। ये मेरी एक बॉडी की प्रॉब्लम है। टू मच मिल्क या ज़्यादा लैक्टोज में सिस्टम में जाता है तो मैं रिएक्ट कर जाती हूँ। तो ये तो एक मेडिकल की चीज़ हो गई ना। अब आप दूध पीना छोड़ दें, दूध बिल्कुल इस्तेमाल करना छोड़ दें क्योंकि आपने वेट कम करना है,
जब भी आप दूध और दूध से बनी अज्जा इस्तेमाल करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी। सो कोई भी काम, अच्छा ये भी एक बड़ी ट्रेंड आ गया कि ग्लूटेन फ्री डाइट होनी चाहिए। चावल आप इस्तेमाल कर लें लेकिन आपने रोटी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए मैदा तो वैसे ही हम कहते हैं कि रिफाइंड चीज़ें, जैसे कि चीनी है, चीनी की जगह शक्कर का, गुड़ का या आप शहद का इस्तेमाल करें। अच्छा उसके अलावा बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जैसे अगावे सिरप है, आप स्टीविया प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर फ्री जो चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं हर चीज़ को। अब अगर आप फॉर एग्जांपल ब्राउनीज़ जाके किसी स्टोर से ख़रीदते हैं और आप ब्राउनीज़ घर पे बनाते हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि जो ब्राउनीज़ आप घर पे बनाएंगे वो फिर भी हेल्दियर होंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके फ़ैट के कंटेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप मैदे की जगह उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं आमंड फ्लावर को या कोकोनट फ्लावर को। ऑप्शंस बहुत से हैं अपनी डाइट को मॉडिफाई करने के। लेकिन आप अगर इस तरफ आएँ तो हमें एक्चुअली चाहिए होता है इस तरह करें चुटकी बजाएं और वज़न कम हो जाए, कोई गोलियां में दे दे, कोई ऐसी चीज़ हम कंज्यूम कर लें कि बस हम पतले हो जाएं। इसीलिए तो एक ज़माने में ये काफ़ी बड़े पॉपुलर हुए थे कि भाई ग्रीन टी सारा दिन पीते रहो या सारा दिन जो है वो हर्बल वाटर पी लो, फिर ये कर लो वो कर लो। इन सब चीज़ों से शुरू में तो रिज़ल्ट मिलता था लेकिन उसके बाद उसके नुकसान भी बहुत होते थे। हमारे ही शो के ऊपर आई थिंक 6-7 साल पहले एक लड़की आई थी जिसने कोई हर्बल वाटर कहीं पे पढ़ा और वो हर्बल वाटर वो किसी हकीम से लेना शुरू हो गई और वो हर्बल वाटर पीती रही, उनके गुर्दे फेल हो गए। उस बच्ची का वो 21 या 22 साल की थी, अपना वेट रिड्यूस करना चाह रही थी, वेट तो इतना रिड्यूस नहीं हुआ लेकिन उनके दोनों गुर्दे फेल हो गए और फिर उनको गुर्दे का ट्रांसप्लांट कराना पड़ा और आई थिंक उनके अब्बू ने या अम्मी ने उनको गुर्दा दिया था। अब इस एक्सट्रीम तक जाना क्या ज़रूरी है? आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो मुझे बहुत ज़्यादा डराता है और वो है कि, और जिससे मैं खौफज़दा भी होती हूँ कि यंग लोग बहुत ज़्यादा ये गलत हरकत कर रहे हैं कि बॉटल्स में दवाइयाँ आती हैं, वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा उन दवाइयों के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर जिनसे आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट रेसिंग शुरू हो जाती है और एक्चुअली यंग लोगों को हार्ट अटैक्स भी हुए इससे। मेरी एक दोस्त ने इसी तरह एक गोली किसी को उसने ऑनलाइन पढ़ी, वो मंगवा ली, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें थी, बाहर के ममालिक में वो बैन हो चुकी थी, मुझे बाद में पता चला। उसने खैर वो गोली खानी शुरू कर दी। अच्छा वो 1 दिन ली, 2 दिन ली, तीसरे दिन वो अस्पताल पहुंच के कहती मुझे लग रहा था मेरा दिल इतना तेज़ धड़क रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा कि जी इसके अंदर कैफीन भी है और इसके अंदर और भी ऐसी चीज़ें, एक स्पीड होती है ड्रग, कहती है उसका डेरिवेटिव भी इसके अंदर डाला हुआ है। उससे होता यह है कि आपका सब कुछ जो है ना, आपके सारे जिस्म के ऑर्गन्स तेज़ तेज़ चलना शुरू हो जाते हैं, आपका इसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म, निज़ाम हज़मी तेज़ हो जाता है। लेकिन आप मर भी सकते हैं क्योंकि उस दवाई को लेने के साथ आपने एक्सरसाइज भी करनी होती है और उसको लेके फ़ौरन आपने जिम करना है। आप नहीं करेंगे तो आपको यही इश्यूज़ होंगे और वो अप्रूव्ड ही नहीं है, वो बैन हुई हुई दवाई बाहर के ममालिक में, पाकिस्तान में उन्होंने कहीं से ऑनलाइन अवेलेबल करके, ऑनलाइन मंगवा के इस्तेमाल कर ली। सो व्यूअर्स प्लीज़, वेट कम करना है किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। अब तो वेट लॉस एक्सपर्ट्स, प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनसे जाके बात करें और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। हाँ शायद वक्त ज़्यादा लगेगा वज़न कम करने में। मेरी बेटी नूर मानो 2.5-3 साल की होने वाली हैं, मेरा वेट कोई 6 महीने पहले कम हुआ है, मुझे 2 साल लगे हैं वेट रिड्यूस करने में, 45 किलोज़। बट 2 साल से आराम से, 2 साल में तहम्मुल से, आराम से, सुकून से वज़न कम किया कि मेरा कोई ऑर्गन कोई ऐसी चीज़ ना फेल हो जाए। पानी का इस्तेमाल किया, नींद को पूरा किया, वो जो हेल्दी चीज़ें आपसे डिस्कस करती हूँ वही की। तो क्विक फिक्स किसी चीज़ का नहीं होता। अगर आपको वज़न चढ़ने में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगे हैं तो उसको उतारने में कम से कम उससे आधा वक्त तो लगेगा ना। और जितनी देर से आपके ऊपर वेट चढ़ा हुआ है, शुरू में तो वेट हर किसी का उतर जाता है क्योंकि पानी का वेट उतर रहा होता है। सो आई गेस ये जो पूरा लेक्चर मैं दे रही हूँ इसलिए दे रही हूँ कि प्लीज़ ये डाइटिंग और स्पेशल डाइट से निकलें। ये जो होता है ना कि इस किस्म की डाइट या उस किस्म की डाइट, और थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ और उस लाइफस्टाइल की तरफ आएँ जो आप सारी ज़िंदगी मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आप सारी ज़िंदगी के लिए एक हेल्दी लाइफ की तरफ जाएँ। और इसमें मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप अपनी शौक़ की चीज़ें ना खाएँ, ज़रूर खाएँ, एतदाल से खाएँ और याद रखें कि अपना ही पेट है और कल एक नया दिन है, आपको फिर कुछ और खाने का मौका मिलेगा। तो हर मील को ज़िंदगी की आखिरी मील नहीं हमने समझना। ये वो चीज़ें हैं जो नफ्सियाती तौर पे जब एक अपने आप को कन्विंस कर देते हैं तो फिर खाने का जो हौका चढ़ता है वो नहीं चढ़ता। खैर, अब काफ़ी मैंने लेक्चर दे दिया, अब ये हमें हमारी एक्सपर्ट ने ज्वाइन करना है और वो हमें गाइड करेंगी कि समर्स में
किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए जो हमें हेल्दी भी रखती है, वेट गेन से भी दूर रखती है, और अगर वेट गेन भी करना है तो उसके भी क्या तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ महम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बड़े गौर से आप मेरी बातें सुन रही थी। आप तो बिल्कुल परफेक्ट है ना, आपको वेट गेन करने की ज़रूरत है ना लूज़ करने की, तो क्या इतनी गौर से सुन रही थी आप? नहीं, मुझे लगता है मुझे बहुत गेन करने की ज़रूरत है। मुझे फ़ील होता है कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा छोटा सा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो ज़रा फूले और चीक्स थोड़े बॉल डाउन थोड़े बहुत हो जाए। अच्छा, लोग सर्जरियाँ करा करा के अपने मुंह पतले कराते हैं, कुड़ी अपना गोल करना चाह रही है। बट देखिए, आज जिस तरह हम गुफ्तगू करेंगे तो मैं पूछूंगी कि समझ में अगर वेट गेन करना है तो उसमें क्या क्या खाना पीना चाहिए, क्योंकि समझ की और विंटर की खुराक फ़र्क होती है। सर्दियों में बहुत सी ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं या खाते हैं जो समर में आपको सूट नहीं करती। पिंपल्स निकल आते हैं, हीट ज़्यादा प्रोड्यूसिंग चीज़ें होती हैं, तो हम उससे रिलेटेड आज गाइडेंस लेंगे और आपके लिए स्पेशली ये सवाल पूछेंगे। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है आज का। तो आज हम बना क्या आज हम बना रहे हैं चिकन टॉर्टिला रैप्स। रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मुर्गी का गोश्त चाहिए हमें 500 ग्राम, सुर्ख मिर्च चाहिए आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च चाहिए आधा चाय का चम्मच, नमक चाहिए आधा चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, मोज़रेला चीज़ 1 कप, क्रीम आधा कप, चिली सॉस 2 खाने का चम्मच, टोर्टिला 8 अदद, शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, टमाटर सलाद के पत्ते हस्बे ज़रूरत। हम चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लेंगे, दैन उसको मैरिनेट करेंगे सारी सीजनिंग के साथ। 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर हमने उसको अच्छे से टेंडर कर लेना है। गार्लिक को सोटे कर लें, अदरवाइज़ अगर आप उस मैरिनेशन में भी डाल सकते हैं। दैन हमने शिमला मिर्च डालनी है, चॉप की हुई चिली सॉस डालनी है एंड पे, और फ्लेम ऑफ कर देनी है। टोर्टिलास लेंगे हम, उसके बाद हमने क्रीम के अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, वो सावर क्रीम बनेगी हमारी। हमने स्प्रेड कर देना है टोर्टिला के ऊपर। दैन सैलड लीफ रखेंगे, टमाटर का स्लाइस रखेंगे, ऊपर से अगेन ऑन टॉप चीज़ डालेंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे, फिर अगेन टोर्टिला रखेंगे और फिर उसको बटर के साथ बहुत दोनों साइड से हम quesadillas ही हो गए या बेसिकली, quesadillas ही हो गए। चीज़ अगर ऐड करते हैं, बटर ऐड करते हैं, ऑरिगेनो, तो फिर वो और वो हो जाते हैं टोर्टिला रैप्स या वो quesadillas कैसे लास्ट हो जाते हैं। दैन हमने उसको सेक लेना और भी सर्व कर देंगे हम अपनी टिप के साथ। अपनी डिप के साथ। अच्छा, अब इसी के अंदर आप वेरिएशंस ला सकते हैं। घर में कीमा बचा हुआ है, आप कीमे को डाल दें। अक्सर लोगों के घर में आलू कीमा मटर कीमा बनता है, उसके बाद समझ नहीं आती कि क्या करें, तो आप उसी को डाल के नेक्स्ट डे एज वो जो कहते हैं ना लंच बॉक्स में बच्चों के डाल के दे सकते हैं। घर में मतलब गर्मियों में तो वैसे ही जब समर वेकेशंस आ जाती हैं तो समझ नहीं आ रही होती कि बच्चों को किस तरह से, तो ये बच्चों को भी ना आप बना के फिर बच्चों को असेंबलिंग में लगा देंगे, बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी हो जाती है। चलो, थैंक यू सो मच। यहीं पे व्यूअर्स अब हम ब्रेक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी ज़ैनब गोंदल, उनसे हमने गाइडेंस लेनी है कि समर में क्या हमारी खुराक होनी चाहिए। अब जैसे कि सत्तू का बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें गुड़ डाल के, तो वो क्या एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है? कौन कौन सी चीज़ें समर्स में कंज्यूम करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। समर में बहुत से लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड भी गाइडेंस लेंगे। और अगर गर्मियों में कोई वेट गेन करना चाहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी गर्मियों में बहुत वज़न खुद ही उतरना शुरू हो जाता है, तो अगर वो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं तो वो क्या करें, ये सब जानेंगे हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ैनब, मैं अभी व्यूअर से यही बात कर रही थी कि भाई हमारे कौन कौन से फूड ग्रुप्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स के फॉर्म में, पानी, ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। लेकिन क्या गर्मियों में और सर्दियों में डाइट में फ़र्क होता है? डाइटिंग की नहीं बात करी, हमारी खुराक की बात करी। जैसे हम बात करते हैं सर्दी और गर्मी, सबसे पहला फ़र्क वहाँ ये आता है जो हमारा इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स होते हैं। जैसे आप देखें, गर्मी में बाहर निकलते ही एकदम आपको लू पड़ती है, पसीना आता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं और आपकी बॉडी जो होती है वो जैसे इसको गर्मी मिलती है वो अपने जितने भी होते हैं उसके जैसे एनर्जी होती है वो सारा रिलीज़ करना शुरू कर देती है, अपने बाय प्रोडक्ट्स जितने होते हैं उन सबको रिलीज़ करती है कि बॉडी से बाहर निकले।
जबकि सर्दियों में हम बाहर निकलते हैं तो हमें एक ठंड लगती है तो हमारी बॉडी रिजर्व पे लग जाती है। जितने हमारी बॉडी के एनर्जी स्टोर्स, जितने भी फैट्स होते हैं वो सबको स्टोर करने लग जाती है कि शायद मुझे आगे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़े। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि सर्दियों में हमारा वज़न ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि बॉडी जो है वो फैट को स्टोर करने लग जाती है। सही। और गर्मियों में एक मेजर रीज़न भी ये होता है कि वज़न ज़्यादा हमारा ड्रॉप हो रहा होता है क्योंकि हमारी बॉडी खुद से निकाल रही होती है बॉडी में से एक्स्ट्रा चीज़ों को कि ये निकलें और मैं ज़रा लाइटर फील करूं ताकि मुझे गर्मी कम लगे। बॉडी बड़ी सयानी है ना, तो वो बॉडी बड़ी, मैं यही कह रही थी कि अभी हम यही हमसे डिस्कस कर रही थी कि गर्मियों की खुराक फ़र्क होती है, सर्दियों की खुराक फ़र्क होती है। अब जैसे कि गर्मियों में लोग सत्तू और इन चीज़ों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि गर्मियों में हमें किन चीज़ों को खाना चाहिए? सबसे पहले लोग जो हैं वो ये करते हैं कि जैसे ही सर्दी खत्म होती है अपने ड्राई फ्रूट्स का यूज़ बिल्कुल बंद कर देते हैं, अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देते हैं। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। गर्मियों में भी हमें ड्राई फ्रूट्स की भी ज़रूरत है क्योंकि वो जो हमें एनर्जी दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंडा जो है उसका इस्तेमाल हफ्ते में कम अज़ कम 3 से 4 दिन ज़रूर किया करें। अपने बच्चों में भी, खुद भी, अपने बड़ों बुजुर्गों को डेली अंडा खिलाती हूँ, एटलीस्ट बिल्कुल क्या दो देना चाहिए क्योंकि वो प्रोटीन पोर्शन जो है वही आपका कवर कर सकता है और कोई चीज़ वो कवर आप करती ही नहीं है। अंडा और ये चीज़ें ज़रूर दें। और अब देखो गर्मियों में फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ जो होते हैं ना व्यूअर्स, ये लोग रियलाइज़ नहीं करते, उसमें आपकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है। तो पहले 5 सालों में अगर आप बच्चे को अच्छी खुराक देंगे, अच्छी खुराक का मतलब मोटा करने वाली चीज़ों की मैंने बात करी, वो चीज़ें देंगे जिनसे उनकी हाइट बढ़ेगी, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो अक्सर लोग कहते हैं ना हमारे बच्चों का कद बहुत छोटा है, डॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि हम अक्सर कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो हमारी बात नहीं मान रहा होता, बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा इस फेज़ में जा रहा है कि गूफ बच्चे जिसको हम कहते हैं। कुछ मदर्स की उसमें गलती होती है लेकिन ज़्यादा गलती ये होती है जो वो बच्चों को खिलाती कुछ नहीं है। जब आपने बच्चे को एक डाइट ही नहीं दी, उसकी बॉडी की डेवलपमेंट ही नहीं हुई, नशोनुमा ही नहीं हुई, तो वो गूफ ही होगा और वो क्या करेगा। हम कहते हैं अक्सर कि जी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स मैं हमेशा कहती हूँ माँ जो है वो खुद क्रिएट करती है, इसलिए कि बच्चे में सलाहियत ही नहीं है कि वो गलत और सही को डिफ्रेंशिएट कर सके। हमें लगता है कि शायद ये पढ़ाई तालीम बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, तो वो डिफ्रेंशिएट करने की एनर्जी ही नहीं आती। इसलिए प्रॉपर ग़िज़ा जो है वो बड़ी ज़रूरी है। सर्दियों में तो हम चल रहे होते हैं हलवा जात, देसी घी बड़ा कॉमन हो जाता है। गर्मी आते ही हर चीज़ एकदम से बंद हो जाती है, इस्तेमाल होती ही नहीं है। अब इसलिए गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मियाँ आ रही होती हैं तो लोग कहते हैं कि ओ लॉन के कपड़े पहनने हैं, ये करना है, वो करना है, वेट जल्दी से कम करना है। और गर्मियों में थोड़े से इजी हो जाता है कि मुझे तो किसी ने कहा भी है कि यार स्वेटरों में तो मोटापा छूट जाता है ना, बल्जेस छुप जाते हैं। एंड आई एम लाइक ये क्या लॉजिक है? तो यानी कि सर्दियों में बिल्कुल अनहेल्दी हो जाओ और गर्मियों में फिर अनहेल्दी हो जाओ भूखे मर के, एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट होके। तो ये चीज़ बहुत हमारा तो दिल ही नहीं चाहता गर्मियों में खाना खाने का। भूख तो हर इंसान को लगती है, पेट तो वही है जो सर्दियों में था और गर्मियों में था। और बहुत सारे लोग सिर्फ लिक्विड डाइट्स पे चले जाते हैं कि जिसमें अच्छा लिक्विड डाइट पे वो जाते हैं लेकिन उसमें भी क्या गलती करते हैं, डाइट ड्रिंक्स पी के चीनी वाले शरबत, एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा जो है उसका कंजम्पशन शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं वज़न तो कम हो रहा है लेकिन पता नहीं जिस्म ढलक रहा है, लटक रहा है, शेप में नहीं है। यार उसके साथ साथ एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर जो प्रॉब्लम है उनके अंदर कैफीन का कंटेंट बहुत होता है। 4 ड्रिंक्स लोग पी लेते हैं दिन के अंदर, 5 और यंग लोग तो बहुत ज़्यादा, बहुत। फिर हार्ट पैल्पिटेशंस होती हैं, तबीयतें ख़राब होती हैं, फिर यंग बच्चों में गुर्दों के प्रॉब्लम, जिगर के प्रॉब्लम, स्किप होना, हार्ट बीट स्किप होने लग जाती है और हम इन चीज़ों को उस टाइम पे रियलाइज ही नहीं कर रहे होते, बस चलते ही जा रहे होते हैं, अरिथमिया हो जाता है हार्ट। एग्जैक्टली। उसका ऑल्टरनेट आप कौन सी ड्रिंक्स इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा ऑप्शन पहले सत्तू का दिया। सत्तू का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो आपकी बॉडी के कितने ही न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो सिर्फ सत्तू का 1 ग्लास आपकी बॉडी में आपको दे देता है। उसके साथ पुदीना का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुदीना के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर आप पुदीना का डेली बेसिस पे चबा के या इन द फॉर्म ऑफ उसको ग्राइंड करके पी लेते हैं, आपके जिस्म से तकरीबन 100 से ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आपकी ओरल जितनी बीमारियां होती हैं वो पुदीना ख़त्म कर देता है, आपकी डाइजेशन की जितनी बीमारियां होती हैं उनको ख़त्म कर देता है, इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है और आपको किसी और डिटॉक्स ड्रिंक की ज़रूरत ही नहीं रहती अगर आप सिर्फ पुदीना का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो इसके साथ और एनर्जी ड्रिंक्स जो हम घर पे बना सकते हैं वो खीरे का जो है आप जूस बना के पी सकते हैं। खीरा अक्सर लोग खाने में खाते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है,
चुकंदर और खीरा, ये दोनों ले लें। एक तो आपकी स्किन को अच्छा करेगा, बॉडी को और डिहाइड्रेट आपको नहीं होने मीठे की देगा। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चुकंदर और खीरे की कॉम्बिनेशन से अच्छा खासा एक मीठा जूस होगा, बिल्कुल। आपको उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। एग्जैक्टली और अगर आप उसमें थोड़ी आइस डाल लेते हैं तो वो आपकी सॉर्ट ऑफ समझ ले जैसे। स्लश बन गया। और वो स्लश बच्चे भी बड़ा इंजॉय करके पीते हैं, अगर आप उनको पिलाएं तो बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाती अगर आप ऐसे ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं तो। देखो, एक और चीज़ जो लोग छोड़ देते हैं गर्मियों में वो है एक्सरसाइज। वो कहते हैं गर्मी बहुत है। हमारे पास बड़े अच्छे एक्सक्यूजेज हैं, गर्मियों में गर्मी बहुत है, सर्दियों में सर्दी बहुत है, तो हम नकारा रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, अगर आपने एक्सरसाइज वॉक करने के लिए वाकई आप डिटर्मिन्ड हैं तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठें, उसके बाद वॉक कर लें। ना उस टाइम गर्मी होती है और ना ही आपकी बॉडी जो है उस फेज़ में होती है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन्ड और आप बहुत एक्टिव होते हो। और अगर आप सुबह सुबह फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो आपका बाकी पूरा दिन बहुत एक्टिव रहता है और उस टाइम पे डिस्टर्बेंस कोई नहीं होती, पास कोई तंग करने वाला नहीं होता। पार्क्स में निकल जाएं, घर पे कर लें, घर की छत तो अवेलेबल ही होती है, आप उस पर वॉक कर लें और आपकी जो स्किन होती है वो बहुत अच्छी होती है अगर आप सुबह फजर के बाद वॉक करते हैं तो। सही। दूसरा वॉक का टाइम बेहतर ये हो सकता है कि आप मगरिब के बाद तकरीबन 5 से 8 बजे के दरमियान, यानी असर और मगरिब के दरमियान जो है आप वॉक करें। उस टाइम पे वॉक करने का ये बेनिफिट होगा कि आपकी बॉडी में जितनी सारे दिन की कैलोरीज जमा हुई थी वो निकल जाएंगी और आप डिनर के लिए खुद को रेडी कर लेंगे। हम अक्सर कहते हैं कि मोटापा चढ़ रहा है, मोटापा मैं चढ़ फजर के रहा है। वक्त ही वॉक करती हूँ और मैं विंटर में भी इसी टाइम पे करी थी या शाम को करती थी। बिकॉज होता ये है कि देखिए बच्चे, काम, 100 और चीज़ें, नहीं वक्त मिलता। और जो होम मेकर्स हैं उनका भी ये इशू होता है कि एक दफ़ा बच्चे जाग जाएं तो जब तक बच्चे सोते नहीं हैं, स्कूल गए हुए होते हैं तो पीछे से खाना पकाना, ये करना, 100 चीज़ें। तो इस दौरान अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना। Exactly. फजर के लिए अगर उठना ही है तो उठें, उसके फ़ौरन बाद जाके आप 40 मिनट्स की, 45 मिनट्स की वॉक कर लें। उसके बाद बच्चों को जगाएं, बाकी अपनी एक्टिविटीज़ को करें और रात को ज़रा जल्दी सोने की रूटीन अच्छा, बना इसमें लें। मैं एक और चीज़ ये भी ऐड करूंगी कि सारे लोग आपसे पूछते होंगे कि वेट लॉस तो किया है तो स्किन खराब नहीं हुई। स्किन क्यों खराब नहीं हुई? क्योंकि हाइड्रेशन लेवल आपने मेंटेन किया। दूसरा, आप सुबह के टाइम पे जो वॉक करिए, मैंने पहले बताया उस टाइम पे जो आपके ट्रीज होते हैं, आपकी ग्रीनरी होती है, वो मैक्सिमम आपको दे रहा होता और पता है दिन भी अच्छा गुजरता है। है। ट्रू। दिन भी अच्छा गुजरता है। सबसे बड़ा इशू ये है कि बंदे का मूड ख़राब हो जाता है, टेम्परामेंट ख़राब हो जाती है, अपना इरिटेट हो जाता है। और गर्मी में वैसे ही एक्सरसाइज वगैरह करने, देखिए हर बंदा जिम नहीं अफोर्ड करता। हर बंदा ना तो जिम जाना, आजकल के मामलात में तो जो लोग जाते भी थे रेगुलरली उन्होंने उन्होंने भी जाना छोड़ छोड़ दिया। दिए। तो एटलीस्ट, और देखिए हज़ारों वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे जाएं, आपने एरोबिक्स की, पिलाटेस की, योगा की, आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाती हैं। Exactly. अब तो आपको कुछ किसी क्लास पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें मोटिवेशन नहीं आती। ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो कर रहे होते हैं लेकिन जान क्लासेस में। मोटिवेट अपने आप को ही करना पड़ता है। अगर आप इसलिए जा रहे हैं कि आपको मोटिवेशन नहीं मिलती तो आप 3 क्लासें, 2 क्लासें अटेंड करेंगे, चौथी पे आपकी बस हो जाएगी, आप कहेंगे जितने पैसे दिए उतने मुकम्मल करें, दैट्स इट। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए अगर आपने एक हेल्दी, मुझे अब लोग कहते हैं कि तो आप तो नान चने भी खाती हैं, आप तो हलीम भी खाती हैं, आप तो पराठे भी खाती हैं। मैं खाती हूँ, हर रोज़ नहीं खाती, और जब खाती हूँ तो मैं फिर इस चीज़ का ध्यान करती हूँ कि भाई चलो मैंने फिर आज एक्सरसाइज ज़रा ज़्यादा करनी है, या फिर अगर को मैंने maintain एक करना टाइम है। पे हैवी खा लिया तो फिर मैं अपनी बाकी 2 मील्स जो है ज़रा लाइट रखूँगी। और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। ट्रू। और अगर सुबह आप भी आपने निहारियाँ खाई, दोपहर को भी जाके आप भारी भरकम बिरयानियाँ खा रहे हैं, रात को भी फिर आप और फिर मीठे कहते मीठे- क्या है? और फिर चाय पे समोसे पकौड़े पता खा रहे हैं। नहीं मोटे क्यों हो रही हूँ मैं, मेरे तो कपड़े सारे टाइट हो रहे हैं, पता नहीं क्या ऐसा और हो बाय रहा द वे मर्द औरत दोनों, है। दोनों। सबसे बड़ा रीजन तो इनएक्टिविटी है। ट्रू। दो। हम हिलते ही नहीं हैं। और मर्द समझते हैं कि जी मैं सारा दिन ऑफिस होके आ गया हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरी पूरे दिन की एक्टिविटी, एनर्जी ड्रेन हो गई है। भाई बैठ बैठ के आपका कितनी एनर्जीज जो है वो स्टोर हो गई हैं, मोटापा बन रहा है। मैं इस चीज़ पे भी ये कहती हूँ कि अगर घर आके वॉक करने का, एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता तो अपने ऑफिस में ना या स्टेयर्स ढूंढ लें या कोई ऐसी जगह ढूंढ लें जहाँ पे कम से कम आप 3-4 चक्कर लगा लें। 3-4 चक्कर हर घंटे के बाद उठ के लगा लें, कम से कम बॉडी को पता हो कि मैंने एक्टिव रहना है। और स्टेयर्स हर ऑलमोस्ट घंटे के बाद 2 से 3 चक्कर स्टेयर्स के लगा भाई लें। आप गोल रखें। अगर हर किसी के फ़ोन में आजकल कोई ना कोई या बंदा डाउनलोड भी कर सकता है चीज़ कि आप स्टेप्स अपने गिन लिया करें। 8,000 से 10,000 स्टेप्स आपको डेली के करने की कोशिश करनी और चाहिए। अगर आप 10,000 स्टेप्स 8,000 कर लेते हैं ना तो जिंदगी में और कुछ करने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत रहती नहीं है। अच्छा, यहीं पे मैं बात करना चाहूँगी गर्मियों में एक और जो बड़ा
एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोग बड़ा डालते हैं कि जी हमारे इस वजह से वेट चढ़ता है। आइसक्रीम है, आइसक्रीम है तो चलो अपनी जगह है। मैंगो, आम पे बहुत ज़्यादा लोग ये मलबा डालते हैं कि यार हम आम बड़े खाए हैं इस बार, मज़ा वेट बड़ा चढ़ा है। आम से वज़न चढ़ता है? अच्छा, आम जो होता है वो उन फ्रूट्स में से है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, यानी आपकी बॉडी में जाते ही वो आपके जो शुगर लेवल्स होते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स, उनको बहुत ज़्यादा राइज देता है। आपने हमारे यहाँ आम खाने का रिवाज भी तो ये, खाना खाया, खाना खाने के फ़ौरन बाद 5 से 6 आम इकट्ठे खाने। पहले जो रोटी ने शुगर बढ़ाई हुई थी, फिर आम ने जाके बढ़ा दी, तो अब आपने 5-6 आम खाए, फिर रात को दोबारा लगा दिया खाना, फिर से खाने लगे, तो आम वज़न बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप एक आम नॉर्मल साइज़ का एक दिन में इस्तेमाल करते हैं, ना शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनकी शुगर राइज होती है, और ना ही आम इंसान है जिसकी बहुत ज़्यादा मोटापा उसको चढ़ा होता है। कभी भी आपने किसी इंसान को नहीं देखा होगा कि मैं एक आम खाता हूँ और मेरा उससे वज़न बढ़ता है। मैं आम खाती हूँ, मेरा तो कभी नहीं आम से वज़न बढ़ा। कैसे बढ़ता है आप लोगों का? क्योंकि ज़्यादा खा लेते हैं, एक्सेस ना करें। देखिए, डेली खा सकते हैं हम, बिल्कुल आम डेली खा सकते हैं। इवन आम के बाद लस्सी भी पी सकते हैं। लस्सी को इंजॉय, जैसे हम कच्ची लस्सी घर में कहते हैं कि आम के बाद पीनी चाहिए, दूध लें, थोड़ा सा उसके अंदर पानी डालें और आप उसको इंजॉय करें। वो लस्सी भी मोटा नहीं करती। लेकिन अगर आपका दिल करता है कि आप 3 से 4 आम खाएं फॉर एग्जाम्पल, तो आप दोपहर का खाना स्किप करें और वो 2 से 3 आम खाएं, उसके बाद लस्सी का ग्लास पिए, आपका मील कंप्लीट है। आपका दूध भी आ गया, आपका मैंगो भी आ गया, फाइबर भी आ गया, कार्ब्स भी आ गए, प्रोटीन्स, हर चीज़ आ गई, कंप्लीट न्यूट्रिशन है। अब आपको क्या ज़रूरत है? कुछ और ना खाएं। अच्छा, जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं गर्मियों में, वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि एक्चुअली वेट लॉस बड़ा अच्छा होता है गर्मियों में। वेट लॉस जो है वो गर्मियों में वाकई बहुत ज़्यादा एक्टिव और सर्दियों में भी होता है, क्योंकि सर्दियों में तो आपका मेटाबॉलिज्म वैसे ही तेज़ हो जाता है सर्दी की वजह से। सर्दियों में भी वजन हो रहा होता है, लेकिन हमारे एक, जैसे आपने पहले कहा, बल्जेस छुप रहे हैं तो वजन ठीक है। मुट्ठी तो नहीं खाते ना नट्स की फिर गर्मियों सर्दियों हाँ में। जी। और फिर आपने हलवे भी खाने हैं और आपने देसी घी में बने हुए पराठे भी खाने हैं। बिल्कुल, उस चीज़ को भी इंजॉय करना है। अच्छा, गर्मियों का अगर हम सिंपल सा डाइट प्लान डिस्कस कर लें तो वो ये हो सकता है कि आप सुबह उठते ही अपना पानी का कंजम्पशन जो है वो करें। अगर आप सुबह फजर के टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो उस टाइम पे भी आप चिया सीड्स को पानी में यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो आपको एक एनर्जी दे और आप जो है उसके साथ वॉक और एक्सरसाइज कर लें। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट आ गया। मैं ब्रेड्स बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, इसलिए क्योंकि उसके अंदर यीस्ट होती है, वो आपको वैसे ही एक जो है ना बड़ा मोटापा और वो देरी होती है। आप रोटी खाएं। रोटी कितनी खाएं? 6 इंचेस की रोटी खा लें। औरतें 6 इंचेस की खा लें, मर्दों को अगर ज़रा ज़्यादा ज़रूरत है तो वो 7 to 8 इंचेस खा लें। आप रोटी खाएं, पराठा नहीं, रोटी खाएं, रोटी के साथ अंडा ले लें। अगर अंडा रोटी के साथ नहीं पसंद तो अंडे के अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स डालें, उसको कंज्यूम कर लें। नहीं तो आप अपने ओट्स को ले लें, अपनी ओटमील बना लें, उसके अंदर दूध भी आ जाता है, आपके ओट्स आ जाते हैं। अपने फ्रूट्स को ले लें या दही का बाउल ले लें, उसके अंदर किसी फ्रूट को ऐड कर लें और उसको इस्तेमाल करें। मेरी कज़न है, वो मैंगो कट करके डालती है अपने ओट्स के अंदर, बना लिए, उसके बाद फिर उसके अंदर थोड़े से मैंगोस कट करके मिक्स कर लिए। वो इतना एंजॉय करती है, कहती है इतना मज़े का होता है और आम की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है। और क्योंकि आपने दिन के शुरू में ले लिया होता है तो वो फिर बाकी दिन आपकी मूवमेंट एक्टिव रहते हो आप उसके साथ भी। बिल्कुल, वो आपने ले लिया। उसके बाद आपका जो मिड मॉर्निंग स्नैक है, जिसको हम बहुत लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तकरीबन आपका 11 से 12 बजे के दरमियान उसमें आप कोई सा फ्रूट ले लें, आधा फ्रूट ले लें अगर आप पूरा नहीं खाना चाहते। तो फ्रूट जब हम खा लेते हैं तो उससे होता ये है कि आप लंच के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव नहीं कर रहे होते हो कि लंच मैंने ज़रूर हैवी ही करना है। जब आपने 10-11 बजे कुछ खा लिया, अब बॉडी में कुछ ना कुछ तो है। अब वो आपको लंच, अगर आप लाइट भी रखते हो, जैसे वेजिटेबल्स का बॉल ले लेते हो, उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर डाल लेते हो, चाट मसाला, इमली डाल लेते हो, चने डालते हो, तो एक बड़ा मज़े का बाउल बन जाता है और आप उसको इंजॉय भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर चिकन डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि रोटी के बगैर आपका गुजारा नहीं है गर्मियों में, तो आप आधी रोटी जो है वो दोपहर के टाइम खा लें, सालन के साथ। कोई भी सालन हो सकता है, जिसमें सब्ज़ी का सालन, कोई सब्ज़ी हो सकती है। सब्ज़ी में हम दालों को सिर्फ अवॉइड करेंगे। रोटी के साथ अगर दाल लेनी है तो खाली दाल का जो सूप होता है आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लें, क्योंकि दालों में ऑलरेडी कार्ब्स बहुत हाई होते हैं। अगर आप साथ रोटी भी कंज्यूम कर लेते हो तो वो आपके लिए ज़रा काम ख़राब हो जाता है। अच्छा, हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। बाकी का हमने क्या खाना है वो हम ब्रेक के बाद जानेंगे। और ये भी, अब आपने कुछ अर्सा पहले मुझे कहा था कि दाल और चावल की कॉम्बिनेशन बुरी नहीं होती, तो अगर दाल रोटी की कॉम्बिनेशन बुरी है तो दाल चावल क्यों नहीं बुरे? ये भी हम क्लियर करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, आधा तो डाइट प्लान दिन का बता दिया हमें ज़ैनब ने, अब बाकी का जानेंगे और फिर आप हमें एक ड्रिंक बनानी भी सिखाएंगी, राइट? तो किचन में जाने से पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि आपने कहा कि दाल और रोटी साथ ना खाएं, यस, बट आपने ही कुछ अरसा पहले दाल शो पे चावल कहा था खाएं। दाल चावल खाएं। Yes. तो अगर मतलब जैसे कि किसी ग्रेन की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर दोपहर को नहीं गुजारा हो रहा रोटी के बगैर, तो क्या चावल और दाल खाई जा सकती बिल्कुल खाई जा सकती है। दाल और चावल में ये फ़र्क है कि चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है जब हम बॉईल करते हैं तो वो लो होता है, और दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, और जब हाई और लो को हम मिला देते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर हो जाता है। लेकिन रोटी का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, दाल का भी हाई होता है, इसलिए दाल और रोटी का कॉम्बिनेशन ज़रा आपको ख़राब करता है वेट लॉस में, और दाल और चावल का आपका वज़न कम करने में हेल्प करता है। दाल पे अगर तड़का ना लगा हुआ हो तो, अब ये ना हो कि दाल पे तड़का भी हो, चावलों में भी ऑयल, मक्खन, देसी घी डला हुआ हो, तो वो भी ज़रा काम ख़राब करता है। उसके बाद इवनिंग स्नैक जो है आपका, उसके अंदर आप चाय का कंजम्पशन कर सकते हैं, चाय, ग्रीन टी आपकी ले सकते हो आप, नहीं तो आप कोई भी एनर्जी ड्रिंक, जैसे हमने पहले बात की खीरा, बीटरूट, इनके एप्पल और उनके जूसेस बना लीजिए। वो जूसेस अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपका ये बड़ा मज़े का इवनिंग स्नैक हो जाता है, जो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है और आपकी बॉडी को ख़राब नहीं होने देता। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप इसी टाइम पे पानी के अंदर इस्पगोल हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच इस्पगोल ले लीजिए, साथ 2 ग्लास पानी पी लें। एक तो आपका वज़न भी कम करेगा, दूसरा आपकी बॉडी में जो है फाइबर का कंटेंट उसको बहुत ये मेंटेन करेगा और मैनेज करेगा, क्योंकि गर्मियों का दिन लंबे होते हैं तो हमें फाइबर कंटेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रात के टाइम पे चिकन ले लें। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के लेवल्स बिल्कुल ठीक हैं तो मटन और बीफ का इस्तेमाल भी बिल्कुल किया जा सकता है और उसे इंजॉय कर सकते हैं हम, लेकिन उसको स्टेक की फॉर्म में बॉइल्ड या ग्रिल्ड ले लीजिए। अपने ज़रा पास्ताज और ड्रिंक्स और ये चीज़ें अवॉइड करें ताकि आपका वज़न जो है वो आसानी से कम हो सके। अब बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं, आप भी अक्सर ये मुझसे पूछ रही होती हैं कि दूध का इस्तेमाल किस टाइम किया जाए, कि हम कहते हैं कि दूध पीना है तो दूध का किस टाइम करें। क्योंकि गर्मियों में ये भी लोग कहते हैं कि गर्मियों में दूध ज़्यादा पीने से पेट ख़राब हो जाता है। मेरे ख्याल से एक्चुअली उसका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अगर आप दूध को फ्रिज में नहीं रखते हैं True. या बाहर ज़्यादा देर रहता है तो वो अगर ख़राब हो जाता है उसके अंदर अगर बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हो गए तो वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाके भी प्रोड्यूस होते हैं। वो दूध में प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके दूध को इस्तेमाल प्रिजर्व करने में प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अगर आपने दूध इस्तेमाल करना है तो आप दूध को अपने डिनर से पहले भी ले सकते हैं और स्किम मिल्क का इस्तेमाल करेंगे वेट लॉस के लिए, या उसको शाम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है अपने इवनिंग स्नैक के टाइम पे। दूध ले लीजिए, उसके साथ नट्स का इस्तेमाल करें। दूध अगर ठंडा ले लें गरम, वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन दूध और नट्स का कॉम्बिनेशन एक बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। और जब आप शाम में खाते हैं तो डिनर की जो एक आपको क्रेविंग्स हो रही होती है ना, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, वहाँ का, वो चीज़ कम होने लग जाती है और आप उसको एक अचीव कर सकते हो गोल को, और वो बड़ा हेल्दी हो जाता है आपके लिए। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर कर दे कि हमारे टाइमिंग्स क्या होने चाहिए। गर्मियों में कहते हैं कि जी रात को लेट नाइट खाना नहीं चाहिए, बट मेरे ख्याल से तो लेट नाइट खाना वैसे नहीं खाना चाहिए। यस। अच्छा, सर्दियों में क्योंकि इवेंट ज़्यादा हो रहा होता है तो लोग इस बात पे बात ही नहीं करते, बट एक्चुअली रात का आखिरी मील किस टाइम लेना चाहिए? सुबह 8 से रात 8 या 12 घंटे रख लें, इसके अंदर आप खाना अपना खाएं, प्रॉपर तरीके से उसको लेके चलें। सॉर्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाएगी आपकी और आपका वेट लॉस जो है वो भी होगा। और एक टाइम मैनेज जब आप कर लेते हो ना, सुबह 8 बजे नाश्ता, रात 8 बजे आपका डिनर, आपकी बॉडी को पता होता है मुझे इस टाइम खाना मिलना है, तो वो वज़न खुद ही कम करने लग जाती है। जब बॉडी को पता होता है ना मुझे खाना नहीं मिलना, तो वो प्रिजर्व करने पे लग जाती है और वज़न बढ़ाती है। यार बट ये भी तो प्रॉब्लम है ना ज़ैनब, कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हम बात नहीं सुनते। हम रात को चाहते हैं कि भाई रात को 10, 11 या 12 बजे भी कोई चीज़ खा के रात को सोएं और फिर जैसे ही सुबह उठे तो फ़ौरन ही नाश्ता खा लें। अच्छा ये बताओ कि सुबह उठते ही आओ किचन की तरफ बढ़ते हैं, आपने हमें एक ड्रिंक भी बनानी ड्रिंक बनाने लगे जी। हाँ, तो ये बताएं कि ये क्यों होता है कि कभी कभी सुबह जब उठते हैं तो इतनी भूख लगी हुई होती है, इतनी भूख लगी होती है, समझ ही नहीं आती कि क्या इशू है। वो भूख जो आपको लग रही होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि आपने अपनी बॉडी को रात को डिनर जो है वो एक फीलिंग जो है वो नहीं दी फुलनेस की, इसलिए वो आपका आके जो है सुबह में आपको इतनी वो भूख लग रही होती है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता मैं करूँ क्या। अब जो ये ड्रिंक हम बना रहे हैं ये वेट लॉस के लिए भी है
और आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए भी है और आपके लिए वैसे भी बड़ी अच्छी है। सही। जिसमें लेमन है, पुदीना हम डालेंगे, इसमें हम नमक और चीनी का इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे लिए जो है वो बड़ा एक ड्रिंक प्रॉपर हो जाएगी। तो नमक और चीनी भी हमने इसके अंदर, मुझे नमक प्लीज़ दे दें और चीनी भी। अच्छा, एक ग्लास हम नमक वाला बना लेते हैं, एक चीनी वाला बना लेते हैं, जिसमें हम जो लोग नहीं, वैसे मेंटेन करें। बात है कि अगर हम वेट लॉस की बात करें तो चीनी की ज़रूरत नहीं तो है। चीनी की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, और पानी का भी हमें इस्तेमाल करना है। अगर हमें बिल्कुल। पानी का जग भी मिल जाए तो क्या ही बात है। ओके, सो बेसिकली हमने क्या करना है? हमने इसके अंदर लेने हैं 2 से 3 लीमू और ठीक है। उसको हम डाल लें इसके अंदर, और उसके साथ हम इसमें पुदीना डालेंगे। ठीक है। तो ये हम इसको बाद में ग्राइंड करेंगे और सॉर्ट ऑफ जिसको हम ये मिन मार्गरीटाज और वो चीज़ कह रहे होते हैं, है वही, लेकिन सोडास के बगैर है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल अच्छा, है। एक और सवाल है। एक सोडा वो भी मिलता है जिसके अंदर जो कोई ड्रिंक सोडा नहीं होती, जिसको सोडा वाटर हम कहते हैं। सोडा वाटर या जो हमारा आजकल वो स्पार्कलिंग वाटर, Sparkling water की बात कर रही हूँ। स्पार्कलिंग वाटर जो है वो अगर आपका गुजारा नहीं होता सोडा के बगैर, तो बिल्कुल स्पार्कलिंग वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आई वुड से कि किसी अच्छे ब्रांड से ही लें, ताकि वो आपके लिए जो है वो इफ़ेक्टिव हो यूज़ करने में। ये ना हो कि आप किसी भी ब्रांड का उठा के ले लें और बाद में वही आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह भी हो रहा हो। अच्छा, इसके साथ साथ अभी माहम ये पूछ रही थी कि वो चाह रही हैं कि वो अपना वेट गेन करें, हमारी जो शेफ़ हैं, तो अपना ज़रा मसला बताएं ताकि हम आपके मसले का हल भी लें। देखिए, समर में हर बंदा वेट लॉस नहीं करना चाहता, Weight बहुत से लोग जो हैं वो अपने वेट को गेन भी करना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें। अच्छा, अगर जैसे हमने ये पुदीना वाली ड्रिंक में अगर हम चीनी डाल लेंगे तो वो वज़न बढ़ाएगी। मैंने इसीलिए पहले कहा था कि हम दोनों कर लेते हैं। तो अगर चीनी वाला करेंगे तो वो वज़न बढ़ाएगा, अगर हम नमक वाला करेंगे तो वो हमारा वज़न कम कर रहा होगा। और उसके साथ साथ बॉडी में जितने भी हमारे, आप समझ लें, फ्लूइड लॉस हो रहे होते हैं, बाहर गए हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ये ड्रिंक आपके पूरा मैनेज करेगी बॉडी के, आपके जितने भी नमकियात कम हो जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं, वो इससे आप पूरे कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात जी। बताऊं कि हमारे घर में जो नींबू पानी बनता है वो बनता ही ऐसे। हाँ, तो वो एक इफ़ेक्टिव चीज़ है और आपके लिए इंजॉयमेंट भी हो जाती है। जैसे पुदीना के मैंने पहले बेनिफिट्स बताए हैं, आप अगर पुदीना के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आप उसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अगर अच्छी तरह ब्लेंडर में ब्लेंड कर देते हैं ना, तो वो फिर पुदीने के इंडिपेंडेंटली पत्ते भी मुंह में नहीं आ रहे होते और एक्चुअली वो मिंट मार्गरीटा वाली बिल्कुल, लुक आ जाती है। बिल्कुल, अब वही चीज़ है कि हमने इसको यहाँ पे ये डाला, इसको ब्लेंड किया, और इतना इजी है ये बनाना और इतना बेनिफिशियल है कि आप इसको समझते हैं कि यार मज़ा आता है पी के, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो वैसे ही हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो ये गलती करते हैं ना औरतों में, मैं वो ये भी कहना चाहूँगी कि वो यही लीमू जो है ना वो पकड़ के अपने मुंह पे लगाने लग जाती हैं। वो चीज़ नहीं करनी। अब ये देखें ना, ये आपका एक बहुत ही मज़े का और रिफ्रेशिंग, इसमें आप आइस क्यूब्स डालें एक्चुअली आपको, और अगर आपने एक चुटकी काला नमक भी डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल। सो अल्टीमेटली इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड थिंग टू डू। अच्छा, नहीं, बट वो जो एक बात माम चाह रही है ना कि वो क्या चीज़ें खा सकते हैं जिनसे वेट गेन होता है हेल्दी अंदाज में। अगर आप गर्मियों में इंजॉय करना भी चाहते हैं समर्स को भी, और आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हो, फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, वेजिटेबल्स, फाइबर वेट लॉस है, वेट गेन है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गर्मियों में सुबह पराठा और अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जुगन के मुंह में देखना बट नहीं चक्की, बट चक्की के आटे की। हाँ, चक्की ये के नहीं आटे कि का, आप मैदे, चोकर। आजकल बहुत मैदे की भी रोटियां, हाँ। जैसे कि अभी जो आप टोर्टिया रैप्स बना रही है वो बेसिकली मैदे की रोटी होती है, लेकिन टॉर्टिया जो whole है wheat वो भी व्हीट मिलते में हैं भी, अब whole wheat में भी व्हीट में भी अवेलेबल हैं, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और उसके साथ अगर आप ये कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल करते हो पराठे और अंडे का, और उसके बाद आप फ्रूट्स इस्तेमाल करते हो, जहाँ वेट लॉस की बात करते हैं हम मैक्सिमम कहते हैं कि जी एक फ्रूट एक टाइम पे खा लें, वेट गेन वाले 2 भी खा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एक ड्रिंक है जो मज़े का वेट गेन के लिए, वो भी शेयर कर देती हूँ। दूध ले लें, उसमें खजूरें, नट्स डालें, उसको ब्लेंड करके उसमें 2 बनानाज ऐड कर लें, वो आपका वज़न बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, और बड़ा अच्छा भी होता है, आपकी स्किन को भी अच्छा करता है, आपका वेट गेन कराने में बहुत हेल्प करता है। थैंक यू। बट एक बात मैं ज़रूर माम को भी कहूँगी, आ जाओ, जो मैं अक्सर यंग लोगों को कहती हूँ, अब देखें ना, शी इज़ वेरी वेरी यंग, इस एज पे तो मेटाबॉलिज्म वैसे ही फास्ट होता है। वेट बंदा अगर गेन कर लेता है, मतलब ज़्यादा, तो इशू ही होता है। देखिए, मुंह भर भी, अमीन आगे जाके गेटिंग मैरिड, प्रेगनेंसीज, बच्चे, वेट गेन होता ही है, क्योंकि आई वाज आल्सो वेरी स्किनी व्हेन आई वाज हर एज। सो द थिंग इज, एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको खुद ही फिर चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और देखें, अब जैसे कि नींबू पानी हर बंदे के घर में बनता है, उसमें पुदीने के पत्ते डाल दें, अदरक का एक पीस डाल दें,
अदरक डाल दें, सिनेमन डाल दें, पुदीना डाल दें, तो ये एक बड़ा एक नेचुरल सा ड्रिंक हो जाता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और आपकी बॉडी को अच्छा भी कर रहा होता है। अच्छा, सिनेमन का जो एक फ़ायदा वो ये मैं ज़रूर मेंशन करती हूँ जब भी सिनेमन की बात होती है, बाकी फ़ायदे सारे अगर आप छोड़ भी दो, वज़न कम करता है बहुत अच्छा, और आपकी मेमोरी को शार्प करता है। आपको चीज़ें जो हम अक्सर कहते हैं ओ मैं तो भूल गई, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करने में दालचीनी बहुत हेल्प अब करती है। इसी ड्रिंक के अंदर अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल। उसका पुदीने का उसका डाल दें, दालचीनी, अदरक? नहीं, दालचीनी का तो पाउडर डालें ना, क्योंकि हाँ, इसमें वो ब्लेंड blend नहीं नहीं होगा होगा, सही। true। दालचीनी के पाउडर की आपने एक चुटकी डाल दी, उसके अंदर साथ में आपने एक अदरक का इतना सा पीस डाल दिया, उसको अच्छी तरह ग्राइंड। अच्छा, ये पेस्ट पूस्ट नहीं डालनी, क्योंकि अक्सर वो बोतलों में जो मिलती है वो सालनों में लोग, मैं तो कहती हूँ कि फ्रेश ही करें। Fresh। आपने डाली वो, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड किया और आपने और ये आपके बच्चे भी पियेंगे, बहुत शौक से पियेंगे, क्योंकि आपने उनको एक एनर्जी भी दे दी है और हेल्दी चीज़ है, और उनको पता लग रहा है कि जी नींबू पानी हम पी रहे हैं, मज़े का होगा, तो वो पी भी लेते हैं। योर मैसेज टू द व्यूअर्स। मैसेज यही है, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, वज़न कम करना है, वज़न बढ़ाना है, हमेशा डाइट हेल्दी रख के अपना वज़न कम बढ़ाएं, ताकि अगर आप डाइट गलत सलत करके वज़न कम कर भी लेंगे तो वो बढ़ना फिर से शुरू हो जाएगा। इसलिए हेल्दी रहें और फिज़िकली एक्टिव रहें। थैंक यू सो मच ज़ैनब। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हमने बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, हुकूकुल इबाद पे। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को आजकल सिर्फ अपने हकूक़ की पड़ी होती है, लेकिन अपने फ़राइज़ भूल जाते हैं और दूसरों के हकूक़ की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। सो ब्रेक के बाद हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि वादा किया था, हम अब बात करेंगे हुकूकुल इबाद की। आज इस टॉपिक पे बात करने का रीज़न, बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे भी और अदरवाइज़ भी लोगों को सुन रहे हैं कि मेरा हक ये, मेरा हक वो, मेरी ये चीज़, मेरी वो चीज़। हमें अपने हकूक़ का तो पता है, या एटलीस्ट अपने हम हकूक़ जो हैं वो डिमांड ज़रूर करते रहते हैं, जो हर इंसान का एक बेसिक ह्यूमन राइट है। लेकिन दूसरों की तरफ हमारे क्या फ़राइज़ हैं और दूसरों के हकूक़ क्या हैं, उनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं लगता। एक वक्त था जहाँ पे हम हमेशा दूसरों का ख्याल रखने की बात करते थे, अब हम सिर्फ अपना ख्याल रखने की बात करते हैं। अगर हम अपना ख्याल भी रखें और साथ साथ दूसरों का भी रखें, तो क्या ये बेहतर तरीका नहीं है अपनी ज़िंदगी को जीने का? तो हुकूकुल इबाद की बात करेंगे और डिफरेंट लेवल्स की बात करेंगे कि सबसे पहले किन के तरफ हमारे फ़राइज़ बनते हैं। देखिए, अपने हकूक़ तो हर कोई पूछ ही लेता है, जान भी लेता है, और हुकूकुल इबाद में अपने हकूक़ भी आते हैं, उस पर भी बात करेंगे। फिर जो लेवल्स हैं उन पे डिस्कशन करेंगे कि भाई जैसे माँ बाप के हकूक़ हैं, हमसायों के हकूक़ हैं, मियाँ शौहर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कोशिश करेंगे कि आज के इस मुख्तसर टाइम्स में हम कवर करें। मिलते हैं अपनी मुल्क की रिनाउंड स्कॉलर्स से, जो बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटीज़ भी हैं और जिनसे अपना ही मेरा एक डिफरेंट किस्म का लाड है। सबसे पहले बात करेंगे हम कौकब शहजाद साहिबा से। बहुत ही प्यारी हमारी आपी हैं, नॉन इस्लामिक स्कॉलर हैं और 2 किताबों की मुसन्निफ़ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुगन, जब आप मेरा तारुफ़ करवा रही थी तो मैं अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी कि जुगन मुझे बहुत ज़्यादा ऊंचा कर रही है, मेरे अंदर वो कोई चीज़ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पैदा करने की कोशिश तो करते हैं, और वो हर मुसलमान को चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करे। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ प्रोफेसर नूरीद फ़ातिमा हैं, वेरी सून टू बी डॉक्टर प्रोफेसर नूरीद फ़ातिमा। बस वो डॉक्टर का कुछ ही दिनों का मामला है और इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। राउंड इस्लामिक स्कॉलर एंड एजुकेशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ओके जी, आप एक बात करी थी, सॉरी कथा जी, वो आप ही की बात को मैं आगे लेके चल रही थी कि हम लोग अपने हकूक़ का ख्याल करते हैं कि मेरा ये हक है, मेरा वो हक है, लेकिन हम किसी के हकूक़ देने में बड़ी कंजूसी करते हैं। सबसे पहले तो जुगन, हमारी जो आपस में अक्सर बात होती रहती है और बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है, जिसको मैं ये दूर करना चाहती हूँ। आपके साथ भी इस इशू पे बात हुई कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे लोगों को ये गलत फहमी होती है, और अक्सर वो कोट भी कर रहे होते हैं कि
अगर आपने हुकूकुल इबाद को अदा किया तो हुकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे। मैं ये इस गलतफहमी को मैं दूर करना चाहती हूँ। पूरे कुरान के अंदर इस बात की तरफ कोई इशारा नहीं। पूरे कुरान के अंदर जहाँ हुकूक की फहरिस्त दी गई है तो सबसे पहला हक अल्लाह है, सबसे पहला। और मैं ये समझती हूँ कि जब आप अल्लाह का हक पहचानते हैं ना तो हुकूकुल इबाद की तरफ आप खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं। जब आपको ये पता है कि एक डे ऑफ जजमेंट आएगा, मुझे अपने परवरदिगार को हिसाब किताब देना होगा, मैं अपने खुदा के सामने क्या अमाल लेके जा रही हूँ, तो जब आपके अंदर ये फीलिंग आएगी तो आप माँ का हक भी देंगी, आप बहन का हक भी देंगी, आप शौहर का हक भी देखिए देंगी। ये बहुत से लोग जो कहते हैं ना कि अल्लाह तो अपने फ़राइज़ माफ़ कर ही देगा, वो अल्लाह और इंसान का मामला है, ठीक है, वो आपकी एक मेंटालिटी, एक सोच हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपने फ़राइज़ को ना पूरा करने के लिए, एक बहाना बनाने के लिए, या वो जो कहते हैं ना दिल को खुश करने के लिए ख्याल भी अच्छा है गालिब, तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बातें कही जाती हैं, जैसे कि आपने कहा। और इतने सालों से इतने डिफरेंट मेल स्कॉलर्स, फीमेल स्कॉलर्स, सबसे मुलाकात हुई, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि जी हुकूकुल्लाह आपको माफ़ हो जाएंगे। आज तक किसी ने ये बात मेरे सामने भी नहीं की, ना मैंने कहीं देखी, ना कभी रिसर्च के दौरान। सो ये बात आई एम ग्लैड कि आपने सबसे पहले क्लियर की है कि जी ये मत सोचे कि अगर हम हुकूकुल बात की बात करें तो हुकूकुल्लाह से आप इजी हो मेरी जाए। अपनी फैमिली में कुछ बुजुर्ग हैं, मेरे अपने भाई हैं, वो ये कहते हैं जी अल्लाह बंदों का हक अदा कर दो, उनको खाना खिला दो, उनको कपड़े ले दो, उनका अल्लाह माफ़ कर देगा, खुद ब खुद माफ़ कर देगा, अल्लाह बड़ा रहमान है। मैं ये कहती हूँ कि खुदा बहुत ज़्यादा रहमान होने के साथ साथ आदिल भी है। उसने अपनी सिर्फ अदल करना भी रखी है। उसने ये कहा कि क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं एक बुरे और अच्छे इंसान को एक ही जगह पे खड़ा करूँगा, मैं दोनों का मामला एक ही जैसा करूँगा? क्या हो गया, मा तहकुमून, तुम किस तरह के फ़ैसले करते हो? तो डे ऑफ जजमेंट का ये तकाजा है कि हम अल्लाह पर यकीन लेकर आएँ। जब हम अल्लाह पर यकीन लाएंगे तो हमारे दुनिया के लोगों के साथ हमारे मामलात जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले वो जो कहते हैं ना ऑलमोस्ट लाइक अ डिस्क्लेमर, हम बात अभी हुकूकुल इबाद की कर रहे हैं, लेकिन हुकूकुल्लाह फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हुकूकुल इबाद उसके साथ साथ आपने लेके चलना है। देखिए हमारा तो रिलीजन ही बैलेंस का है, मयाना रवि का है, आपने बैलेंस में सब चीज़ें लेके चलनी है। जी मैडम, बहुत शुक्रिया जुगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत ही खूबसूरत और मैं समझती हूँ कि वक्त की ज़रूरत है ये टॉपिक। आपने जो अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में ये बात की कि हम बहुत हुकूक की बात करते हैं और हुकूक मांगते हैं, तो 1450 साल पहले जो हुकूक तफवीज़ कर दिए गए थे, सबसे बुनियादी सवाल तो ये कि वो मांगने क्यों पड़ते हैं, वो नौबत मांगने की क्यों आती है। जब माँ का हक मुतय्यन कर दिया गया, बाप का हक मुतय्यन कर दिया गया, बेटी का हक, बीवी का हक, उस्ताद का हक, हमसाये का हक, गरीब का, यतीम का, रिश्तेदार का, दोस्तों का, आपके हाँ बिल्कुल। तो आप इसी कैनवस को जब वसी करते जाएं तो फिर इनफरादी हुकूक के बाद इज्तमाई हुकूक की बात आ जाती है, फिर उम्मत मुस्लिमा का जसद वाहिद की तरह होना आता है, फिर इंसानियत की तकरीम आती है, फिर उसमें उम्मत इजाबत के साथ उम्मत दावत आती है, नॉन मुस्लिम्स आते हैं, फिर उसमें डिफरेंट क्रिएचर्स आती हैं, फिर उसके अंदर फिर जानवर आते हैं, फिर उसके अंदर आबो हवा आती है, फिर पानी, दीगर मखलूक़ात आती हैं। तो अल्लाह रब्बुल करीम ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा खूबसूरत और प्यारा दीन अता फरमाया जिसके अंदर टोटलिटी है, जो एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इसमें सुबह जागने से लेकर रात सोने तक और पैदा होने से लेकर, बल्कि उससे पहले मदर वॉर्म के अंदर ही हुकूक का जो है वो तफवीज़ करना शुरू हो जाता है मामला। तो बुनियादी चीज़ समझने की ये है कि हुकूकुल इबाद हैं क्या, और जो हम अक्सर ये होगा करते हैं, और जो बात कौकब आपा भी कर रही थी कि कौन कहता है कि अल्लाह ताला जो है वो हुकूक अपने मुआफ़ कर देगा। आप नमाज जब छोड़ दें तो अहादीस में आता है कि मोमिन और काफिर के दरमियान जो फ़र्क है वो नमाज है। बिल्कुल। फिर नमाज को देखें, उसी कनेक्टिविटी क्या सूरतुल माऊन के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा है कि जो दीन को ही झुटलाता है, और वहाँ जब दीन को झुटलाने की बात आई, सबसे पहले नमाज की बात नहीं हुई, सबसे पहले क्या फरमाया, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन।
थर्ड पे जाके नमाज की बात की है, पहले यतीम की बात की है, फिर मिस्कीन की बात की है। तो गोया अल्लाह रब्बुल करीम हमें बता रहा है कि जो मौलाना रूम ने कहा था कि मैंने अल्लाह से मोहब्बत का जो शॉर्टेस्ट वे अपनाया वो मखलूक की खिदमत और उससे मोहब्बत के ज़रिए अपनाया। तो गोया अल्लाह रब्बुल करीम के हुकूक के साथ पैरेलल जो चीज़ चल रही है वो हुकूकुल इबाद है, वो बंदों के हुकूक हैं। तो ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं, एक इंसान के लिए लाजमी है कि वो जाने। और आप बात कर रही थी ना कि हमें अपने हुकूक का पता होता है। अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन के साथ जब मैं मिलती हूँ तो उनको ये नहीं पता कि उनका विरासत का हक़ क्या है, उनका मिल्कियत का हक़ क्या है, उनका हक़ महर। और आपने और मैंने तो निकाह नामे के ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं, उनको हक़ महर का नहीं पता होता, उनको शराइत का नहीं पता होता। बच्चियों को सिर्फ ये पता होता है कि उन्होंने कबूल है कहना है और बस, और उन्हें साइन करना है, दैट्स इट। मैं यहाँ रूरल एरियाज के अंदर जब जाती हूँ, ख़वातीन पिस रही हैं, उनको नहीं पता कि ये उनका राइट। हर इंसान को उसके हकूक भी पता होने चाहिए। लेकिन दीदी एक बात, हकूक के साथ आपको अपने फ़राइज़ भी पता होने चाहिए। यही चीज़ जो मुझे बॉदर कर रही थी, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो टेक्निकली एक बचकाना सा टॉपिक है हकूकुल इबाद, यू नो कि मतलब बहुत अरसे से लोग इसके ऊपर बहुत पहले करते थे शोज, अब लोग बड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स पकड़ लेते हैं और कहते हैं लोगों को पसंद आ रहे हैं वो वाले टॉपिक जो वायरल होने का जिसमें होता है। लेकिन बात यह कि भाई तुमने अपना हक मांगना है। मेरे हस्बैंड ही अक्सर कहते हैं कि भाई इफ यू वांट टू आस्क फॉर योर राइट्स देन एटलीस्ट नो व्हाट योर रिस्पांसिबिलिटीज आर यू फुलफिलिंग योर रिस्पांसिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं आप। तो वो तो आपने बात की ना, इस्लाम दीन तवाज़ुन है, वो हुकूक और फ़राइज़ दोनों की बात करता है। जुगन आप ये देखिए कि औरत का महर जो मुकर्रर किया जाता है, चूँकि आप बात करेंगे सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, तो महर का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ क्या है कि तलाक जब औरत को मिलेगी तो शौहर महर देगा। हालांकि महर का जो कुरान मजीद ने बात की है वो ये है कि ये एक टोकन मनी है जिसको निकाह के वक्त या निकाह के फ़ौरन बाद या अगर किसी मजबूरी में फ़ौरन नहीं तो कुछ देर बाद औरत को लाजमी अदा किया जाए। और हमारे यहाँ जब औरत मरने लगती है तो शौहर कहता है कि मुझे महर माफ़ कर दो, और या फिर ये है कि उसको तलाक होने लगती है तो वो महर जो महर की रकम है वो शादी की सिक्योरिटी के लिए रखी जाती है। हालांकि नानो नफ़के की कमिटमेंट है, मर्द जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख जितना भी मुकर्रर करे, शौहर आपने कोई प्लॉट देना है। ये भी मैंने देखा है कि ये बातें, ये चीज़ें जो हैं वो जो जिन लोगों को पता है इसके बारे में, अगर एक खातून कहती है कि बड़े फैमिलीज़ में ये बात भी होती है, और बाय द वे मुझे इसके कोई खिलाफ कोई इशू नहीं है। मैंने तो खैर बिल्कुल ही एक नॉमिनल सा अमाउंट अपने हस्बैंड का लगाया था और उसी वक्त उन्होंने मुझे दे दिया और हमने जाके आइसक्रीम खा ली थी, मतलब यू नो उस किस्म की चीज़ की। बट जो पढ़े लिखे और अक्लमंद लोग हैं, पढ़े लिखे से मुराद ये नहीं है जिन्होंने PhDs की हुई है, पढ़े लिखे से बात करी जिनको मज़हब के बारे में पता है, बिल्कुल वो फेयरली चलते हैं और गिविंग एंड पे हैं। अब जब मेरे बेटे की शादी का टाइम आया, मैंने अपनी बहू को निकाहनामा भेजा तो मुझे मेरी फैमिली में से सवालात उठना शुरू हो गए कि आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं। यानी हम इतना भी हौसला नहीं रखते, हमारे अंदर इतनी भी वुसअत कल्बी नहीं है कि हम आने वाली बहुओं को उनके राइट्स दे सके जो कि हमारे घर की असल बेटियां हैं। फिर बात जब हुकूकुल इबाद की आती है तो उसमें बंदे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसकी अपनी जान का हक उसके ऊपर कितना है। हम ख़वातीन जो घरों में रहने वाली ख़ास तौर पर हैं, वो शौहर का हक अदा हो रहा है, सास ससुर का हो रहा है, माँ बाप का हो रहा है, बच्चों का हो रहा है, नेगलेक्ट हो रही है, तो उसकी अपनी ज़ात नेगलेक्ट हो रही है। कैंसर हमारे मुल्क में इतना प्रेवलेंट क्यों है? और आपको पता है कि ये वो बीमारी है जिसका अगर अर्ली तशखीस हो जाए तो 100% आप क्लियर हो सकते हैं। चौथे स्टेज पे, थर्ड स्टेज के एंड पे खवातीन फाइनली जाके चेक कराती है, पूछे कि जी आपको गिल्टी महसूस हो रही थी। जब तक वो बिल्कुल एक वो स्टेज नहीं आ जाता तब तक वो जाती नहीं। क्यों? बच्चों के पेपर हो रहे थे, हस्बैंड के काम में मसाइल चल रहे थे, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, और अपनी जात को खुद भी नहीं लेके जाएंगी और ना ही किसी और के साथ जाएंगी। तो फिर कुरान का भी यही फैसला जो किसी ने एक शेर की शक्ल में कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। वो ख़वातीन जो अपनी केयर करती हैं वही अपने बच्चों की, घर की एक अच्छी सोसाइटी को परवान चढ़ाने के लिए वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं, लेकिन उनको पहले पता तो हो। फिर इसके बाद देखिए तालीम का हक, फिर उसके बाद तालीम के साथ साथ लड़कियों के स्कूल अलग, लड़कों के अलग। हम घरों के अंदर ही हक मारना शुरू कर देते हैं। ये अच्छी अच्छी बोटी हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, ये बेटे की है और जो बेटी है वो आप ये वाला सालन खा लें। जब घर के हालात खराब होते हैं, बच्ची और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगी, बेटा जो है वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, बड़ी हार्ड हिटिंग और ज़रा हार्ड को गुफ्तगू हुई, व्यूअर्स प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, लेकिन
बात ये है कि ये चीज़ें जाननी और अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी हैं। अगर ये हम बातें नहीं जानेंगे, हम वही पुरानी गलत चीज़ों को कंटिन्यू करते रहेंगे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी की ख़वातीन पिसती हैं। और बाय द वे कुछ केसेस में मर्द हज़रात भी पिसते हैं, बच्चों की ज़िंदगी पर, हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग ओल्ड होम्स में पहुंच जाते हैं। तो ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारी प्यारी सी कौकब शहजाद आपा भी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर नौरीद फातिमा भी हमारे साथ हैं। अब हम थोड़ा सा सीक्वेंशली व्यूअर्स चलने की कोशिश करेंगे। अब हकूक़ुल इबाद इतना बड़ा टॉपिक है कि अब जिस अल्लाह ताला के हकूक़ सबसे पहले डन हो गई बात, फिर हमने ये भी बात की कि भाई अपनी ज़ात का भी ख्याल रखना चाहिए और अपने ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, सिर्फ दूसरों के ऊपर। मर्द हज़रात भी ऐसे करते हैं, वो जो हम ब्रेक से पहले ख़वातीन की बात कर रहे थे। अगले टेयर की तरफ चलते हैं, अल्लाह ताला के बाद माँ बाप के हकूक़, और इसी तरह सीक्वेंशली कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को टच अपॉन करें, क्योंकि हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, हम घर वालों की बात करते हैं तो घर वालों में सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर्स तो नहीं होते ना, वो लोग भी होते हैं जो हमारे घर में साथ रह रहे होते हैं, हमारे साथ हमारे घर के सारे काम कर रहे होते हैं। सो लेट्स गो सीक्वेंशली। जी, सबसे पहले जो अल्लाह ताला के हकूक़ के बाद कुरान मजीद ने कोई एक्सेप्शन नहीं छोड़ी, वो वालिदैन के हकूक़ हैं। और वालिदैन के बारे में अल्लाह ताला ने कहा, सूरह बनी इसराइल में बड़े ही खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल हुए। ये कहा कि अपने माँ बाप के साथ नरमी से पेश आओ, अपनी मोहब्बत का बाजू उनके लिए झुकाए रखो, और ये बात उनके सामने उफ़ भी ना करो, और जब भी दुआ मांगनी है तो ये दुआ मांगा करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप दोनों पर ऐसा रहम कर जैसे उन्होंने शफ़क़त और मोहब्बत से मुझे पाला। यहाँ पर जुगन मैं बताना चाहूँगी कि जना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो जना जो है वो इंसानी बाजू को नहीं कहते, परिंदे के बाजू को जना कहते हैं। कि जब आपके घर मुर्गी है, कबूतर है, कोई भी है, तो जब उसको कोई ख़तरा आता है तो मुर्गी या जो परों वाले जानवर है वो अपने अंडों को और अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेती है। ये अक्सर हमने ये सीन देखा कि परिंदों को अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह ताला ने वो जना का वो लफ्ज़ परिंदे से लेकर इंसानों के लिए इस्तेमाल किया कि जब माँ बाप के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, मसला आए, तो जिस तरह एक जानवर एक परिंदा अपने बाजुओं में ले लेता है अपने बच्चों को, इस तरह तुम अपने माँ बाप को अपनी शफ़क़त के बाजुओं में ले लो, जैसे उन्होंने बचपन में पाला, बल्कि अपनी कोख में माँ ने 9 महीने रखा होती है, उसके बाद फिर हमें हर लेवल पे हमारे पेरेंट्स ने अब ये देखिए कि कुरान मजीद ने कहा तुम्हारी माँ ने ज़ोफ़ पर ज़ोफ़ उठाकर तुम्हें अपने पेट में रखा, और कमज़ोरी पे कमज़ोरी उठाकर फिर तुम्हें 2 साल तक दूध पिलाया। तुम यानी कि आम तौर पर तो हकूक़ की फहरिस्त होती है, लेकिन जहाँ माँ बाप के हकूक़ आते हैं वहाँ माँ का दर्जा ज़्यादा दीन ने रखा। लेकिन आपा इधर एक चीज़ मुझे जो बॉदर करती है ना, देखिए आई एम अ मदर माई सेल्फ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब हम ये बात करते हैं, लेकिन ये जिस तरह आपने कहा ना कि लोग अल्लाह ताला के हकूक़ वाली, जो हमने शुरू में बात की थी कि कहते हैं कि अल्लाह ताला के हकूक़ तो देखे जाएंगे व्हाटएवर, इसी तरह लोग अक्सर कहते हैं कि भाई माँ ठीक, बाप के, इसका ये मतलब मैं चाह रही हूँ कि आप ये एक दफ़ा बात ये भी क्लियर करें हमारे। इसका ये मतलब नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिसने बाप को नाराज़ किया उसने दर हकीकत अल्लाह को नाराज़ किया। अच्छा, यानी ये बात नहीं है कि माँ चूँकि एक फ़िज़िकली बहुत तकलीफ़ पे तकलीफ़ उठा के बच्चे को पालती है, पढ़ाती है, और बाप अपना खून पसीना एक करके, अब फटे हुए कपड़े पहनकर, फटा हुआ जूता पहनकर मजदूरी करता है, मेहनत करता है। हो सकता है वो सोचता कि मैं अगर अकेला होता तो मैं इतनी मेहनत ना करता, लेकिन मुझे अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके स्कूल के लिए, उनके फ्यूचर के लिए मुझे जाना है और मुझे पैसा लाना है, मुझे मेहनत करनी है, उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है। तो अल्लाह ताला ने माँ और बाप दोनों का बड़ा ऊंचा मुकाम रखा है। इसमें पैरों के तले जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। एग्जैक्टली। सो ये बात भूलनी नहीं चाहिए अगेन, क्योंकि मीडिया पे जो चीज़ पॉपुलर हो जाती है फिर उसी को लेके चलते हैं।
तो मुझे ये भी वाली बात भी मैंने एक दिन, मुझे याद है कि किसी एक ट्रांसमिशन में मैंने कहा कि वो कह रहे थे कि हम ये वाला टॉपिक, तो मैंने कहा बाप और बाप के हकूक पे करना चाहिए। कहते हैं नहीं नहीं, माँ के हकूक पे बात करेंगे, वो ज़्यादा वायरल टॉपिक है। मैंने कहा यार ये किस किस्म की बात है, माँ और बाप, आपने उफ तक नहीं कहनी, इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ी क्या है? उफ तक नहीं कहनी, पे बात शुरू और ख़त्म हो जाती है, उसके बाद और बाप औलाद को जो सबसे बेहतर तोहफा देता है वो अच्छी तालीम और तरबियत है। यानी ये बाप की जिम्मेदारी और औलाद का ये बनता है कि बाप जैसे माँ तरबियत करती है वैसे बाप भी तरबियत करे। तो जिस तरीके से हम माँ के हकूक़ अदा करते हैं, इसी तरीके से हमें बाप के हकूक़ भी अदा करने हैं, और दोनों के लिए हमें अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। ओके, पेरेंट्स हो गए। अच्छा, पेरेंट्स के बाद अब वेयर डू वी गो फ्रॉम पेरेंट्स? मैं देखती हूँ कि कायनात में सबसे पहला जो रिश्ता बना था वो ज़ौजैन का रिश्ता था, मियाँ बीवी का रिश्ता था, आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम का। घर एक यूनिट है सोसाइटी में, जहाँ से हम समझते हैं कि एक सोसाइटी का एक नया यूनिट शुरू होता है, वहाँ से रवैये शुरू होते हैं, वहाँ से हुकूक व फ़राइज़ की वो जंग शुरू होती है कि जो अगर नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे, दी जा रही, तो वो फिर खिंचातानी का मामला होता है। निकाह से बात शुरू होती है। निकाह में जब देखा जाता है तो बुनियादी तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया कि 4 चीज़ों की वजह से, 4 खसूसियात की वजह से किसी लड़की से निकाह किया जाता है। एक उसकी खूबसूरती की वजह से, दूसरा उसके माल और दौलत की वजह से, तीसरा उसके हस्ब व नस्ब की वजह से, और चौथा उसकी दीनदारी की वजह से। तो उस यूनिट को बनाने के लिए जो आपने सबसे पहला चीज़ देखनी है वो दीनदारी को देखनी है, और उसके बाद जो पहला राइट उसको देना है वो रिस्पेक्ट है। जब तक आप इज़्ज़त एक दूसरे को नहीं देंगे तब तक घर की बुनियाद साजी में आप वो मोहब्बत का एलिमेंट ला ही नहीं सकते। आपने अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देनी है, बीवी ने अपने शौहर को रिस्पेक्ट देनी है। सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जब शादी हुई और आप रुखसत होकर मौलाए कायनात शेर खुदा करम वजहुल करीम के घर तशरीफ़ लाई, तो आपका ये घर के अंदर की जो डोमेन थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदतुन्निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सुपुर्द फरमाई, और जो घर के बाहर के काम थे वो मौलाए कायनात शेर खुदा करम वजहुल करीम को दिए। यही तकसीम अगर आज हमारी सोसाइटी के अंदर हो जाए तो फिर वो जो हुकूक और फ़राइज़ है उनके अंदर तवाज़ुन आएगा, जिसकी आप बात करें। और यही वाली बात को आगे लेके जाते हुए इसका मतलब ये है कि अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जॉब करते हैं तो फिर दोनों घर की जिम्मेदारियां हैंडल करें। अगर मर्द बाहर जॉब कर रहा है और वो तो फिर खवातीन जो है वो घर की चीज़ों को देखें, तकसीम करें। ये अनफेयर बात है कि औरत सारा दिन मेहनत करके काम करके घर आए, मर्द सारा दिन घर काम करके आए, मर्द घर पे जाके सोफे पे बैठ जाकर हुन मैं नहीं हिलना, तुम ही बच्चों को पढ़ाओ, तुम ही घर की सफाई करो, तुम ही झाड़ू पोछा। ये ज्यादती के ज़ुमरे में आ जाता है। सो फेयरनेस का एलिमेंट जो है वो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, मतलब जब इस्लाम आने के बाद दैट्स इट, ये रूल्स आ गए थे। अब हम उनको अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं, वो फर्क बात है। चीज़ें जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। आपने क्या बकरियों का दूध नहीं दोहा, आपने क्या अपने जूता मुबारक नालैने मुबारका जो है वो खुद अपने हाथों से नहीं काटे, क्या पैबंद नहीं लगाए, क्या बाजार से सौदा सलफ नहीं लाया, क्या उम्महातुल मोमिनीन के साथ आपने काम नहीं करवाए। तो जब हम दीगर सुन्नतों की बात करते हैं तो इनको क्यों इग्नोर कर जाते हैं? बिल्कुल। फिर उसके बाद औलाद के हुकूक आ जाते हैं। औलाद में आप देखिए, अच्छा तो अब टीयर्स ये हैं कि हम रब ताला अल्लाह ताला, उसके बाद माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, एंड देन वी टॉक अबाउट करीबी रिश्तेदार। उससे पहले करीबी रिश्तेदार, माँ बाप के बाद जिनका हक आता है वो करीबी रिश्तेदार है। आपके बहन भाई, आपके जो भी आपसे बहुत करीब होगा, पहले उसके। कुरान मजीद ने कराबतदारी को कहा है। अच्छा, लेकिन आप पर एक सवाल ये बनता है कि देखिए, जब तक तो आप अनमैरिड हैं तब तक, या शादी के बाद भी पहले रिश्तेदारों के हकूक है आपकी? नहीं, वो तो पूरी ज़िंदगी के लिए है ना। अच्छा, माँ बाप के बाद आपको देखना है कि इमीडिएट आपके पास को किसका मामला आपने, भाई बहन हो गए, उनका जी उनका किया जाएगा। कि फिर जब शादी हो जाती है तो करीबी रिश्तेदारों में वो भी आ जाती है, राइट? तो वो बैलेंस में समझ आ गई। ओके, सो करीबी रिश्तेदारों की अब हम बात करते हैं, उसमें कौन कौन आता है? करीबी रिश्तेदारों के अंदर जैसे कि सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि तुम कताए रहमी से बचो। कता रहमी क्या है कि माँ के रहम से जो रिश्ते वजूद में आते हैं उनको रहमी रिश्ते कहा जाता है। यानी माँ की यूट्रस, बाप के खून, इनसे जो रिश्ते, जो आपके बहन भाइयों के रिश्ते हैं, या आपके ऊपर नानी पर नानी, और इस तरह से जो चेन बनती है रिश्तों के, उनके हकूक़ आते हैं। कि आपने अंग्रेज़ी का वो मुहावरा तो बहुत अच्छी तरह जानती है ना, कि अंग्रेज़ी में कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। ठीक है। तो इस्लाम के अंदर भी यही बात है
इस्लाम के अंदर भी बात है कि आप बाहर निकलने से पहले देखिए ये बड़ी लेकिन खूबसूरत आपका तक देखें, ये जिस चीज़ का मुझे दुख होता है, अब ये बात आप इतनी क्लियरली कह रही हैं, लेकिन आप देखें हम उसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लोगों के पास फैक्ट्रियाँ, मिलें, अमीर, एक भाई या एक बहन के पास बहुत कुछ है। चलो भाई के पास, क्योंकि अगर मतलब फैक्ट्री ओनर मियाँ हैं तो फिर वो सिचुएशन ज़रा चेंज हो जाती है, लेकिन फैक्ट्री हैं, मिलें, और दूसरी तरफ भाई बहन जो हैं वो अपने बच्चों के स्कूल की फी, उनके बच्चों के हाँ, स्कूल हैं, इनके बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, और वही लोग अपनी फैक्ट्री मिलों के साथ साथ चैरिटी वर्क्स भी कर रहे हैं और उसकी वीडियोस भी लगा रहे हैं, इस इदारे को दे रहे हैं, उस इदारे को दे रहे हैं, लेकिन करीबी बहन बेवा है, बच्चे यतीम है, सर पे छत नहीं है, किराए हैं। के घरों में रह रहे हैं, आप अफोर्ड करते हैं उनको, कोई चलो मकान ही ले दो उनको। जी, मकान ले दो। सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह मियाँ सबसे पहले पूछेगा। देखिए कुरान मजीद, अल्लाह का दिन इतना खूबसूरत है, अगर इसको हम लॉजिकल तरीके से जुगन देखते हैं तो हमारी हर अकल का जवाब हमें कुरान मजीद देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, तुम जो लोग हो तुम में से हर कोई निगरान है किसी न किसी मामले में, और हर एक को अपनी ज़ेरे तहत जो चीज़ें हैं उनके लिए जवाब देना है। अब आप जो हैं, आपको अल्लाह ताला ने माली तौर पर मजबूत रखा है, आप पैसा खर्च कर सकती हैं, उसके बावजूद आपकी बहन, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपकी कज़न, फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता दूर फैलते चले जाएंगे रिश्ते, इवन यहाँ पूरी दुनिया भी आएगी। माँ बाप बहन भाइयों के बाद पूरी दुनिया, कुरान मजीद ने एक ट्रेन एक जहाज़ में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के हकूक़ का भी जिक्र किया, जिनके साथ आप 10 घंटे 12 घंटे 1 घंटा 2 घंटे की फ़्लाइट पे बैठते हैं, उनको भी आपने कॉन्शियस रहना कि मुझसे इसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आपके हुकूकुल इबाद में वादा पूरा करना भी है। आपके हुकूकुल इबाद में ये रेडी वाले जो सब्जियां और फल लगा के नीचे नीचे गंदी चीज़ें, ऊपर ऊपर अच्छी चीज़ें बिछा देते हैं, उसके बारे में भी आपको मतलब जवाब कस्टमर के भी राइट्स हैं एंड पूरी जो society। रिटेलर है उसके भी राइट्स हैं। अच्छा, अब मैं बढ़ना चाहूँगी, घर वालों की जब बात करते हैं तो घर वालों में तो वो लोग हमारे घर में जो काम करते हैं वो भी आते हैं। प्रोफेसर साहिबा, उनके आप बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वक्त विसाल है उसमें जो आखिरी आपकी वसीयत है वो औमा मलकत ईमानुकुम, अपने मातहतों के लिए ही है। आपके जो ज़ेरदस्त हैं, जो आपके खादिम हैं, जो आपके घरों में काम करने वाले लोग हैं, तो उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तलकीन फरमाई। खुतबा हज्जतुल विदा, जिसको इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा चार्टर कहा जा सकता है, और ये तो जो है मगरिब ज़दगी तो पिछली 2 सदियों से शुरू हुई है। हमारे पास तो 1450 साल पहले अखलाकियात का इतना बड़ा चार्टर था कि उसके अंदर किसी के हुकूक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इग्नोर नहीं फरमाया। उसमें अब देखिए, हम मिसाल अगर दें तो मुझे तो फिर खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आता है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके पास थे और वो फरमाते हैं कि मैं 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अनस तुमने ये काम क्यों किया या तुमने ये काम क्यों नहीं किया। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास हज़रत फ़िज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं, आपने बारियां मुकर्रर की हैं, एक दिन आप काम करती हैं और एक दिन सैयदा फ़िज़ा काम करती हैं। क्या आज हमारे घरों के अंदर वो चीज़ है? सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको शेखैन करीमैन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदना बिलाल कहा करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने घर का मुशीर ख़ास मुकर्रर फरमा रखा था। तो जो ग़ुलामों के साथ उस वक्त में सलूक किया जाता था, आपने हुस्न सलूक का वो आला मयार कायम करके आज के सर्वेंट्स के साथ, आज के जो हमारे मातहत हैं उनके साथ हमें बताया कि किस तरह से पेश आना है। पूछा गया कि अगर कोई मुलाजिम गलती करे तो उसको दिन में कितनी दफ़ा मुआफ़ किया जाए? आपने फरमाया 70 मरतबा, और ये 70 अरब का मुहावरा है। एक दिन में 70 तो क्या, हम 2 दफ़ा मुआफ़ करने को तैयार नहीं। एक दफ़ा महीने में, एक दफ़ा कोई 2 हफ्ते में या हफ्ते में अगर किसी से कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई बर्तन टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, गालियां, बदतमीजियां, हमने तो हॉरर स्टोरी सुनी है, मार मार बुरकस फेंक देते हैं बिल्कुल लोगों के ऊपर। फिर घरों के अंदर की जब हम बात करें तो मैं बात करने लगी थी, और खुद बाय द वे बर्गर पिज़्ज़े पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, और जो घर में स्टाफ है उसको 4 दिन पुरानी फिर सालन बदबूदार खराब, और फिर अगर वो बीमार होते हैं तो उनका इलाज भी नहीं करवाते। ये मेरे लिए एक बड़ा ही सोर टॉपिक है। मैंने लोगों को जेनरसली इधर उधर पैसे बांटते हुए देखे हैं, माँ बाप का भी ख्याल रख रहे हैं, भाई बहन का भी रख रहे हैं, हमसायों के घर में भी जब भी कोई खाना बनाते हैं एक्स्ट्रा तो भेजते हैं, लेकिन घर के स्टाफ को बड़ी बुरी तरह ट्रीट करते हैं। जुगन खाना खाने बाहर जाते हैं किसी अच्छी जगह पे तो बाहर बिठा देते हैं, तो खड़ा कर दे। हाँ, या तो बाज़ जगहों पे अलाउड ही नहीं है कि आपके मुलाजमीन जाएं,
नहीं, अब ये बात- चेंज हो गया मैडम। नहीं, अभी कुछ है ऐसे कि जिसमें आपकी परमिशन नहीं है कि आपके मुलाजमीन जो हैं वो आपके साथ बैठे। अच्छा, जिन जगहों पर मुलाजमीन अंदर चले जाते हैं वहाँ पर उनको बैठने की जगह नहीं दी जाती, और वो बच्चे को लुक आफ्टर करने के लिए आया आती है, खुद फैमिली सारी की सारी खाने खा रही है, इंजॉय कर रही है, उस बच्चे को कुछ नहीं दिया। बच्चा भी खाना खा रहा है लेकिन उनको नहीं, उसको भी नहीं, मतलब बच्चे को वो खिला रही है लेकिन उसकी प्लेट में उसको नहीं पूछा। बिल्कुल जी। अच्छा, इसमें मैं घर के अंदर के जो अफराद हैं, सबसे पहले मैं चाह रही थी कि उनमें जो हमारे मुअम्मर अफराद हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो यूँ कह लें कि अब ज़ईफ़ी के उस सतह पर चले गए हैं कि उनको सिर्फ खाना नहीं, अटेंशन चाहिए, क्वालिटी अटेंशन, क्वालिटी टाइम, मोहब्बत चाहिए, कोई उनके पास बैठे, कोई उनकी दिलजोई करे, कोई उनके दर्द सुने, नाना नानी, दादा नाना दादा। नानी, दादा दादी। फिर उसके बाद आप देखिए, बच्चों को हम सिर्फ स्पून फीडिंग कर रहे हैं, क्या उनकी मेंटल हेल्थ की हमें फ़िक्र है? क्या उनकी साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग की हमें फिक्र है? क्या उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हमें फिक्र है? रहने दे, उनके अब तो हाथ सिर्फ में ये देके कि भाई स्ट्रेट ए नंबर लेके आओ, 10 एक्टिविटीज में भी नंबरों स्कूल में का भी involve हो इतना ज्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर है कि उनको अजीब से साइकोलॉजिकल इश्यूज होने शुरू हो गए हैं। तो ये Psychological नंबर issues, गेम के अंदर हर दूसरे दिन आप सुनते हैं या किसी बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट Suicide करने की attempt कोशिश कर की, लिया, हाँ। या उसने ड्रग ओवरडोज कर लिया। अब ये देखिए, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार नहीं है। आपके पास एक बच्चे की शिकायत आई, आपने उसके वालिद को बुलाया और उस बच्चे ने कहा कि ये मेरा बाप है, ना इसने मुझे दीन की तालीम दी, ना इसने मुझे तरबियत दी। जो बात कोका बापा कर रही थी कि बेहतरीन चीज़ बाप अपनी औलाद को जो देता है वो हुस्न तरबियत है, हुस्न अखलाक है, हुस्न अदब है। जब आपने अपने बच्चों को बात करना नहीं सिखाया, बिहेव करना नहीं सिखाया, अच्छे तरीके से मैनर्स नहीं सिखाया। 8-2.5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, 3 सब्जेक्ट्स लिख रहा है वो, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, और उसके साथ सेंसोरियल भी है, ईपीएल भी है, लैंग्वेज भी है, मैथ्स भी है। मैं खुद मोंटेसोरी 3 साल पढ़ाया, मुझे पता है। इतना बच्चा है, 10 किलो का बस्ता है उसके ऊपर, आपने उसको अखलाकियात कब सिखानी है? पूरी दुनिया आज 7 साल के बच्चे को और वो अखलाकियात बच्चा सिखा रही क्यों है। अखलाकियात सीखना चाहेगा जिसके दिमाग की दही, इतने से 2.5 साल के बच्चे के दिमाग की दही निकाल दो कि वो, अब बिस्तर से सोए हुए होते हैं, माएँ उठा के स्कूल तो छोड़ के आपा आती फिर हैं। स्वात मिट्टी वो सीखेगा कि हमें- अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम इंशाअल्लाह, सलाम, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, गलती हो जाए तो माजरत करना, ये सब चीजें बच्चे फिर कैसे जुगन सीखेंगे? हमने अपने घरों की दीवारें इतनी ऊंची कर ली कि वो जो हमसायों के हकूक थे वो तो कहीं न जाने पता नहीं कहाँ अच्छा, रह गए। हमसायों के हकूक से पहले मैं उस्ताद के हकूक की तरफ इसलिए जाना चाहूँगी क्योंकि आपने ही ये बात कही कि तालीम और तरबियत, तो उसकी जिम्मेदारी माँ बाप और उस्ताद पे आती है। बिल्कुल। नेक्स्ट फिर उस्ताद पे आती है। तो उस्ताद के हकूक के बारे में, क्योंकि टीचर्स को तो आजकल अल्लाह माफ़ी दे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स भी और माँ बाप भी, क्योंकि माँ बाप ने इज्जत करनी छोड़ दी उस्ताद की अपने बच्चों की, तो बच्चे भी जो है उन्हीं को वो देख नहीं के इज्जत, वो कहते हैं हम फीस दे के आते हैं ना। आप ये देखिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया मैं उसका ग़ुलाम हूँ। इल्म इतनी बड़ी चीज़ है इस कायनात के। अब अल्लाह ताला ने ख़ुद भी ये कहा, सूरह रहमान में सुबह पढ़ा रही थी कि अल्लाह ताला ने कलम का इल्म दिया, बोलने का इल्म दिया। हमारी दुनिया के अंदर जितनी भी तरक्की है वो इल्म की वजह से हो रही है। लेकिन अफसोस की बात ये है जुगन कि हम अपने बच्चों को भारी भारी फीसें देकर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कुछ भी है पढ़ा देते हैं, लेकिन इखलाकी तरबियत हम अपने बच्चों के नहीं करते। आज का बच्चा, आज मैं सुबह बड़ी आपको बात मज़े की है, वो ये कि सूरह रहमान पढ़ाते हुए मैंने ये बात की कि हम लोग इंशाअल्लाह माशाअल्लाह नहीं कहते। हम किसी, हालांकि ये बेसिक तरबियत है कि हम अपने बच्चों को इस बात की तरबियत दे। मैं उस दिन अपने भतीजे को कह रही थी कि बेटा आप जब इंशाअल्लाह माशाअल्लाह नहीं कहते ना, तो अल्लाह ताला ये समझते हैं कि ये बंदा अपने आप को मुझसे बड़ा समझता है, इसलिए वो तकब्बुर का शिकार है। वो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा, और माशाअल्लाह का मतलब है जो अल्लाह चाहे। तो अपने बच्चों को हमें ये इखलाकी तरबियत कहाँ दी जाती है आजकल? स्कूलों में हमारे जुगन हमारे ज़माने में उस्ताद का फ़र्ज़ सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं था, बल्कि इखलाकी तरबियत करना भी था। उस्ताद ये चेक करता था कि मेरा स्टूडेंट झूठ बोल रहा है, वो मुझसे कोई दगा कर रहा है, वो मुझे इसकी तरबियत, और एक्स्ट्रा टाइम देते थे अपने बच्चों को। आजकल के टीचर सिर्फ ये कहते हैं कि जी सैलरी हमें मिल जाए। आपा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब हम बात करते हैं टीचर के हकूक़ की, तो बिल्कुल टीचर ने स्टूडेंट के भी हकूक़ पूरे करने हैं, उसका हक है कि उसको अच्छी तरबियत और ये सब चीज़ें तालीम के साथ दी जाएं। लेकिन ये चीज़ें चाहे हो भी रही हैं, तो मेरी सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं
वो टीचर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो डिज़र्व करते हैं। मैंने पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस पे डिफरेंट जगहों पे, सिर्फ अपने बच्चों के स्कूल में, अदरवाइज भी देखा है, इतनी बदतमीज़ी, इतनी गुस्ताखी, और पेरेंट्स इतनी बदतमीज़ी करते हैं, बच्चे देखते हैं कि इसने मेरे टीचर के साथ बदतमीज़ी की है, लो जी बच्चे को एक बहाना मिल जाता है कि अब मैं भी आगे से अपने टीचर से बाद में बदतमीज़ी कर जाता हूँ। और टीचर्स इतने डर गए हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से कि वो बेचारे कुछ कहते ही नहीं हैं। भाई हमें तो ये कहा जाता था, और मेरी अम्मी आज भी ये बात कहती हैं कि आपके पेरेंट्स के बाद अगर आपका कोई पेरेंट है तो वो आपका माँ टीचर बाप है। है, बिल्कुल। मतलब नबी पाक टीचर्स का भी सल्लल्लाहु माँ अलैहि वसल्लम ने बाप का फरमाया दर्जा कि है। एक बंदे के 3 बाप हो सकते हैं। एक तो असल बाप जिसने उसकी परवरिश की, उसको खिलाया पिलाया पैदा किया। दूसरा जो है वो बंदा जिसने उसकी तरबियत की, यानी उसका जो टीचर है वो वाला बंदा। और तीसरा फादर की हैसियत, उसका ससुराली जो उसका बेगम का मियाँ है, बेगम का फादर है, उसकी हैसियत है। तो हमारे मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिहाज से हमारे जो हुकूक की अदायगी है वो इन 3 अफराद के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद थोड़ा सा गुफ्तगू को कंक्लूजन की तरफ भी लेके जाएंगे, किचन में भी नज़र डालेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी बेटा, चिकन टोर्टिलाज रैप्स रेडी है, हमने इसको मायो ग्रिल के साथ सर्व किया है। वंडरफुल, थैंक यू सो Thank मच, इट you. लुक्स ग्रेट। अच्छा, अब हमने बात की वेरियस डिफरेंट एरियाज़ के हकूक़ की। क्या आपके काम के लोग, या जो आपके काम के कॉलीग्स होते हैं, उनके भी कोई हकूक़ होते हैं? क्या हमारी और हमसायों के हकूक़ तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि हम बाकी सब चीज़ों पे आई वांटेड कि पहले उस्ताद हो जाए। तो हमारे जो हमसायों के हकूक़ हैं। अच्छा, हमसायों के हकूक़ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल ने मुझे हमसायों के हकूक़ इतने ज़्यादा बयान किए, इतना एम्फेसिस किया कि मुझे ये अंदेशा होने लगा कि हमसायों को आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार ना बना दिया जाए। इतना ज़्यादा कि हमसायों, अब हाँ, आजकल हम लोग इस बात का एहतियात नहीं करते। म्यूज़िक लगा हुआ है, साथ वाले घर में कोई बीमार है, किसी के पेपर हैं, तो जिस तरीके से हमने बाकी कैटेगरीज़ में देखा कि अल्लाह ताला ने हुकूक बयान किए हैं, इसी तरीके से हमसायों के हुकूक हैं। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कोई अच्छी चीज़ बनाओ जिसकी खुशबू तुम्हारे हमसायों को जा सकती है, उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लो, और कोशिश करो कि अपने जो इमीडिएट करीब आपके लोग हैं उनको आप वो पहुंचाएं। हमारा ये मतलब नहीं है कि आप पानी इसलिए डाल दें क्योंकि मतलब अगर आप और एक्स्ट्रा बना जायका सकते बुरा हैं ना करें, तो जायका एक्स्ट्रा बुरा- बना दें। मतलब पॉइंट ये है कि अपना जायका बुरा ना दस्तरखान करें। वसी करें। अपना इज द दस्तरखान वसी पॉइंट, करें। राइट? और आपको पता है कि ये ना हो ना ये कि जो- अच्छी खासी हांडी बना के लो, ज्यादा भी बनाई हुई है तो उसमें पानी डाल दें, क्योंकि देखिए सुन्नत है। अल्लाह ताला ने कहा कि मेहमान नवाजी पैगंबरों का शेवा है। क्या बात है। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए उनको बेटे की खुशखबरी देने के लिए। हज़रत इस्माइल तो हाजरा से पैदा हो गए थे, और हज़रत इसाक जो है वो उनकी सारा के बारे में पैदा नहीं हुए थे। फरिश्ते आए और उनको खुशखबरी दी कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा। हज़रत इब्राहीम ने कहा मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी बांझ है। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। अब हज़रत इब्राहीम का कुरान मजीद जो तारीफ़ करता है वो ये कि उन्होंने आँख बचा के गए और गाय का बच्चा, छोटा बच्चा रोस्ट करके ले आए। अब वो नहीं जानते कि ये फरिश्ते हैं या इंसान है। उन्होंने कहा दूर दराज से कोई मुसाफिर आए होंगे, खा पहाड़ के, गए और गाय का बच्चा रोस्ट करके ले आए और मेहमान फरिश्तों के सामने पेश किया। तो फरिश्तों ने जब हाथ नहीं बढ़ाया तो हज़रत इब्राहीम को ख्याल हुआ कि ये इंसान नहीं होंगे, ये कोई स्पेशल अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। तो ये जो पैगंबरों का शेवा है कि हर जिसको नहीं भी जानते और जिसको जानते हैं उसकी मेहमान नवाजी की जाए। और पहले ज़माने के अंदर तो लोग जब देहातों में ट्रैवल करते थे तो लोग इसमें बड़ा एजाज़ समझते थे कि अपने घर का कमरा सोने के लिए दे दिया जाए, उनको रात का खाना दे दिया जाए, और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। तो हमारे जो इस्लाम के अंदर, जैसे कि मैंने अभी ये कहा कि ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, ये सब आपके पड़ोसी हैं, बिल्कुल ये सब आपके हमसाए हैं, और इनकी ज़रूरत का और इनकी तंगी इनको देने से हमें गुरेज करना चाहिए। एक्चुअली ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात आपा ने रेज़ की। देखिए मैं एक दफ़ा जहाज़ में सफ़र कर रही थी, और ये मैं कोई अपनी अच्छाई नहीं बयान करी, मैं जनरली एक बात बताना चाह रही हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ ये बात।
तो मेरे साथ एक अंकल बैठे हुए थे और वो ऑब्वियसली मतलब अंग्रेज़ी नहीं जानते थे और लग रहा था कि वो मे बी किसी के घर में वर्कर हैं या कुछ, तो वो उन्होंने उनको एक से दूसरे शहर बुलाया या भेजे हुए। तो उन्होंने उनको जो टिकट था वो एक एयरलाइन है जिस पे आपको खाना अलहदा से ख़रीदना पड़ता है। वो बैठे हुए, उनकी तबीयत भी साफ पता चल रहा था कि ठीक नहीं है। तो उनके एक, मैं यहाँ बैठी थी, वो यहाँ बैठे थे और उनके साथ एक और लड़का बैठा हुआ था। अच्छा, उस लड़के को पहले तो जब उनकी तबीयत ख़राब होने का हुआ, उसने एक मास्क चढ़ाया, उसने दूसरा चढ़ाया। अच्छा, वो अंकल सेंसिटिव थोड़े नज़र आ रहा था कि वो ज़रा महसूस कर रहे हैं कि यार ये मेरे से तंग हो रहा है। मैं भी अब मुझे समझ ना आया कि मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो गई। खैर खाना आया तो मेरा पहले से ऑर्डर हुआ था, तो उन्होंने मुझे मेरा दे दिया। अच्छा, उस लड़के ने भी अपना ले लिया। साथ में उसने कहा कि जी मेरी प्लीज़ सीट चेंज कर लें, इनकी तबीयत नहीं ठीक, शायद तो मुझे कहीं कोविड ना ये वो। अच्छा, पहले उनको हर्ट किया उस लड़के ने, वो उठ के चला गया। मैंने अपना खाना उनको दे दिया। मैंने कहा अंकल मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगी, जबकि मुझे लगी थी, मैंने उनको दे दिया। उन्होंने खा भी लिया। इतनी उन्होंने दुआएं दी जाते हुए। और बाद में मैंने उस लड़के को ढूंढा और मैंने कहा बेटा आप किसी बहाने से उठ के साइड पे जाके भी रिक्वेस्ट कर सकते थे। बिल्कुल। ठीक है, आपको बीमार होने की टेंशन थी, ये कुछ महीने पहले की बात है। मैंने कहा दूसरी बात, कोविड कोई ऐसी बीमारी तो अब रही नहीं है कि मतलब व्हाटएवर, हाँ या तो आपने शुरू से मास्क पहना होता, अब सिर्फ उनकी वजह से और आप उनको इतना। मैंने कहा आप एक अच्छे भले बैकग्राउंड से लगता है कि हैं, कम से कम एक पढ़े लिखे बच्चे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने उसको जाके सुनाई, शायद मुझे नहीं सुनानी चाहिए थी, बट एक इनसेंसिटिविटी क्रिएट हो गई है। हम अपने साथ ट्रैवल करने वाले बंदे को बर्दाश्त नहीं करते। जुगन, अभी हम जब खाना खा रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अक्सर बात करती हूँ कि नफ़रतें बांटने में बड़े फयाज हैं, लेकिन जब किसी को अप्रिशिएट करना हो, किसी की अच्छी बात आपने मुआशरे के अंदर फैलानी हो, तो फिर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करते। आपने जब खाना खाने के दौरान मुझे कहा कि मेरे मुंह से आपको स्मेल ना आ रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि नहीं आ रही थी और वही खाना मैं खा रही थी, वही आप खा रही थी, लेकिन ये इस्लाम का ट्रेडिशन है कि मस्जिद में जाओ प्याज खा के नहीं जाना, लहसुन खा के नहीं जाना। क्यों? मुबादा तुम्हारे साथ वाले नमाजी को तुमसे पास जब अभी बात करने के लिए आई हूँ तो मैं कुल्ली करके मतलब सारा वगैरह देखिए, यानी इस्लाम आई डोंट वांट कि मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हो। कहीं एक तो उसने हमें शो पे बुलाया, ऊपर से मुंह से बदबूएं आ रही हैं। इस्लाम इतना दूसरों के हुकूक का ख्याल करने का हुक्म देता है। और जब बात अभी हो रही थी माँ बाप के हवाले से, जिस तरह से जो ससुर बाप के दर्जे में है, सास आपकी माँ के दर्जे में है, उस्तानी आपकी माँ के दर्जे में है, फिर फरमाया बड़ा भाई बाप के दर्जे में है, फिर चचा मामू को बाप के दर्जे में लिया, फिर कहा अल खालतु बिमंजिलतिल उम, के खाला और फुफ्फी, अरबी के अंदर खाला जो है वो बाप की बहन को भी कहते हैं, माँ की बहन को भी, कि वो तुम्हारी माँ के दर्जे में है। कहाँ, बिल्कुल मासी जो हम कहते हैं। ये मोहब्बतों का दायरा कार कितना वसी हो जाता है। लेकिन इस सोसाइटी के अंदर अगर वो जसद वाहिद वाला कॉन्सेप्ट हम पैदा नहीं कर सके, और वो जो हाली ने कहा था ना, ये पहला सबक है किताबे खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही कनेक्टिविटी हमें आज दोबारा पैदा करनी है। वरना वही जो शुरू में आपने बात की थी ना, हम अल्लाह के आगे जवाबदेह होंगे। और ये हुकूकुल इबाद वो हैं कि जो जब तक बंदे मुआफ़ ना करेंगे, अल्लाह ताला खुद से इनको मुआफ़ नहीं फरमाएगा। जी, तो अब क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है, तो आपसे बात को कंक्लूड करने की तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ जिसकी तरफ हमें बड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी कुछ नफ्सियात इस तरह की होती हैं कि हम कहते हैं कि जिसने मेरे साथ अच्छा किया मैं उसके साथ अच्छा करूँगा, और जिसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मैं उसके साथ अच्छा नहीं करूँगा। हमारी ये भी हुकूकुल इबाद में है कि आप अफ़्व दरगुज़र से काम लें, आप माफ़ करें। ये भी हुकूकुल इबाद का तकाज़ा है कि अगर किसी से आपको दुख पहुंचा है, तकलीफ़ पहुंची है। मैं एक छोटा सा वाक़या जो हमेशा मुझे वाक़यात याद हो जाते हैं क्योंकि कुरान की टीचर हूँ। सूरह कहफ़ के अंदर है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र ट्रैवल कर रहे थे, वो हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से कहा था कि मैं तेरी गैब की हकीकत को जानना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि अच्छा उधर तुम्हें खिज़र मिलेंगे, उनको साथ रख लेना। वो लंबी बात है। बहरहाल एक जगह पहुँचे जहाँ किसी इलाके की दीवार गिरी हुई थी। अब उन इलाके के लोगों ने हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र को पानी और खाना देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा तुम निकल जाओ, हम ना तुम्हें पानी देंगे ना खाना देंगे। हज़रत खिज़र ने देखा वहाँ एक दीवार गिरी हुई थी, उन्होंने उस दीवार को खड़ा किया। तो हज़रत मूसा ने कहा कि खिज़र ये कितनी तुम्हारी अजीब बात है, हमने ये दीवार बनाई, हम इसके पैसे मांग सकते थे, हम खाना मांग सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इन बच्चों की दीवार इसलिए बनाई है कि ये बच्चे यतीम हैं,
और इनके माँ बाप ने इस दीवार के नीचे अपने पैसे और जायदाद छुपाई है। तो मैंने ये चाहा कि बच्चे अभी छोटे हैं तो ये ना हो कि दीवार गिर जाए और लोग पैसा उठा के ले जाएं, तो मैंने दीवार को बनाया बग़ैर किसी मुआवजे के। तो कहने का मतलब यही है कि आप दरगुजर करें, नज़रअंदाज करें, आप आला ज़र्फ़ बने। किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं, हर आपका बंदे ने अजर अल्लाह अपनी देगा। कब्र में जाने, हम सब ने अल्लाह को जवाब देना है। देखें जुगन, मैंने ये इंडिपेंडेंटली हमने किसी का जवाब नहीं देना, हम अपने अमाल ठीक करें। आप अगर सिंसियर होकर अच्छा अमल करते हैं, अल्लाह कहता है ये मेरे ऊपर कर्ज है। वो बंदे से ना उम्मीद करो, ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शकूरा, बंदे से ना थैंक यू मांगो, बल्कि इस वजह से ना करो कि उसने तुम्हारे साथ किया। तुम एक दफ़ा नेकी करके तो देखो अल्लाह कितनी बरकतें। और आप मैं एक बात डालता बताऊं, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कहते हैं या अल्लाह मैं जो भी नेकी करूँ मुझे उसका मुआवजा यहाँ ना दे, एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत आखिरत में दे, क्योंकि यहाँ पे तो जो मिल गया वो मिल गया ना, वो तो कवर हो गया। तो जो आखिरत में आपको कई एंड गुना- में मिलेंगे फवायद, हाँ। उनका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं बिल्कुल है। ऐसा तो हम अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए करें और एट द सेम टाइम इस लालच से भी ना करें कि अल्लाह मियां हमें और कोई देगा। हमें शुक्रिया कहे। बिल्कुल एक क्लियर माइंड के साथ करें कि भी मैंने ये करना है बिकॉज ये सही चीज़ है, क्योंकि मेरे रब ने मुझे कहा है कि मुझे ये करना है। आगे से वो आपको बेनिफिट दे ना दे वो रब की मर्जी, क्या पता आपके इतने से काम पे आपको इतना कुछ मिल अल्लाह जाए। देता है जो और हमेशा मिलता है। देता है अल्लाह मियां। इसको कभी लोग आजमा कर तो देखें, एक भूखे को खाना खिला कर देखें। एक लेडी डॉक्टर थी, उसने बताया कि बेबी, एक खातून के बेबी पैदा हुआ तो वो बड़ी गरीब थी, वो पैसे नहीं दे सकती थी। तो मैंने उसको कहा ठीक है बीबी जाओ, तुम्हारे लिए कोई फीस नहीं है। थोड़ी देर के बाद मेरे पास एक ऐसी मेरी क्लाइंट आ गई कि जो बहुत अमीर थी और वो मुझे इसी तरह के केस करने पर इतने पैसे देकर गई जो उसके 10 गुना ज़्यादा थे। तो वही वाली बात है अल्लाह ना, मियां- हर चीज़ बैलेंस हो जाती है। बिल्कुल। जी प्रोफेसर, मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ समअप करूँगी कि देखें, हम तो अभी तक आपस के और मुसलमानों के हुकूक की बात कर रहे थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। एक नॉन मुस्लिम का जनाजा आ रहा था, आप उठ के खड़े हो गए। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो गैर मुस्लिम है, आप इसके जनाजे के लिए खड़े हैं। आपने फरमाया क्या हुआ, इंसान तो है। ये रवैया आज हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए। और आप कह रही थी ना नेकी की बात, तो आजकल हमारा जो स्लोगन है वो बन चुका है नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल। हालांकि कुरान कहता है कि सिर्रम व अलानिया, पहले छुपा के नेकी करने को अप्रिशिएट किया गया और बाद में दिखाकर मोटिवेशन के लिए, तरगीब के लिए। तो जो इस हाथ दे और दाएं हाथ से दें और बाएं को पता ना चले, ये रवैया हमारी ज़िंदगी के अंदर आना चाहिए। और आखिर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो 6 हुकूक जो मुतय्यन फरमाए, आज अपने सबक के तौर पर अपने घर के अंदर अपनी वो चेक लिस्ट बनाएं। क्या हम उन 6 हुकूक को दूसरे मुसलमानों को अदा कर रहे हैं? सब अपने ड्रेसिंग रूम के ना शीशे के ऊपर ये लगा ले और अपने बच्चों के कमरे के बिल्कुल, अंदर भी। कि जब तुम एक दूसरे से मिलो उनको सलाम करो, बीमार हो जाएं तो उनकी अयादत करो, फौत हो जाए तो उसके जनाजे में जाओ, उसकी ताज़ियत के लिए जाओ, दावत दे तो उसकी दावत कबूल करो। हालांकि गरीबों की दावत अक्सर कबूल नहीं की जाती, गरीब रिश्तेदारों की। और चीख के अल्हम्दुलिल्लाह बोलें तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह मर्द को और यरहमुकल्लाह औरत को कहा जाए। और अगर मशवरा मांगे तो पूरी दयानतदारी से मशवरा दिया जाए। क्या बात है। थैंक यू सो मच लेडीज फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। एंड थैंक यू सो मच टू शेफ माहम एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया। इट लुक्स ग्रेट। खाएंगे तो फिर बताएंगे कि कैसा है। इंशाल्लाह। और व्यूअर्स, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आज की हमारी गुफ्तगू का जो पॉइंट है वो ये है कि इंसानों के हकूक़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे पहला पॉइंट जो आपा ने रेज़ किया कि देखिए अल्लाह ताला के हकूक़ सबसे पहले, उसके बाद आपने इंसानों के हकूक़ की तरफ आ जाना है। माँ बाप, इतने हकूक़ है पूरे करने को कि सारी ज़िंदगी भी हम कोशिश करें तो मुश्किल है कि वो सारे पूरे हो पाएँ। तो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना, दूसरों पे नज़र रखना, लोगों के लिए बुरा भला चाहना, नेगेटिविटी की तरफ जाना, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं और मैं, मेरा हक ये, मेरा हक वो, मेरे लिए वो से निकल के दूसरों के हकूक़ का भी ख्याल रखें। जब आप दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखेंगे तो लोग आपके हकूक़ का भी ख्याल रखेंगे। ज़िंदगी, सबसे बड़ी बात ये इस्लाम मयाना रवि बैलेंस का रिलीजन है। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी बैलेंस्ड बना लेंगे तो इंशाल्लाह इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखरू रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।